हमने बात की कि कंपनी बन चुका है। हम किस स्टेज में है? कंपनी बन चुका और कंपनी क्या शुरू कर रहा है? बिजनेस शुरू कर रहा है। अगर कंपनी बिजनेस शुरू कर रहा है तो हम कह रहे हैं कि लेबर लॉ हम क्यों पढ़ें? हम तो मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे, हम तो चेयरपर्सन बनेंगे, हम लेबर थोड़ा ना बनेंगे कि हम लेबर लॉस के कंप्लायंस देखेंगे। लेबर को लेबर लॉ का कंप्लायंस पता हो या ना पता हो, आपको जरूर पता होना चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी को, क्योंकि कंपनी को लेबर लॉ के भी कंप्लायंसेस करने का क्या मतलब है। कोई भी कंपनी अगर चल रही है तो कंपनी अगर कुछ मैन्युफैक्चर करती है तो वो मैन्युफैक्चरिंग वर्क कहां होता है? उस जगह को हम क्या कहते हैं? फैक्ट्री इन जनरल। बाकी तो डिफाइन करेंगे फैक्ट्री को कैसे डिफाइन किया जा रहा है, लेकिन इन जनरल अगर कहीं पे कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं? फैक्ट्री कह देते हैं। उस फैक्ट्री में काम हो रहे होंगे। अब आपको यहां जो जो चीज देखना है वो सारे चीज लेबर से रिलेटेड है। कहा क्या लेबर से रिलेटेड है? कहा कि जितने सारे अब एक्ट अब आप देखेंगे बड़े ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ 16 एक्ट देखना है। इट वॉज अर्लियर यूज्ड टू बी वन सब्जेक्ट कंटेनिंग 100 मार्क्स। जो अभी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पहले क्या हुआ करता था? एक सब्जेक्ट हुआ करता था जिसका नाम था ILGL, इंडस्ट्रियल लेबर एंड जनरल लॉ। ILGL नाम से था, इंडस्ट्रियल लेबर एंड जनरल लॉ हुआ करता था। अब उसे हटा करके यहां पे उसे क्या कर दिया गया है? एक चैप्टर में डाला हुआ है, और एक चैप्टर में कितने एक्ट हैं बस उसके नाम सिर्फ सुनिए कौन कौन से हैं। फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, मैटरनिटी रिलीफ एक्ट एंड मैटरनिटी बेनिफिट Amendment Act, Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act, Person with Disability Equal Opportunity Protection of Right and Full Participation Act, Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace, Prevention, Prohibition and Redressal Act। सिर्फ 16 चैप्टर का नाम कंप्लायंस अंडर लेबर लॉ, और इसके भीतर एक्ट कितने? बेहद नाइंसाफी। आपका जो ये है पेपर वो कितने मार्क्स का है? ये पार्ट अगर इस 35 मार्क्स को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 16 से तो हर एक्ट पे कितना बटा? लेकिन मैं आपको बता दूं ये इस चैप्टर के लिए नहीं है। पार्ट बी टोटल है कितने मार्क्स का? 35, जिसमें 6 चैप्टर्स हैं, और उन 6 चैप्टर्स में से एक चैप्टर ये भी है। तो अगर 35 को डिवाइड करें 6 से, अगर 6 का टेबल कुछ ध्यान हो तो ये लेस देन कितना है? एक चैप्टर जो है हमारा क्या है? 6 से क्या है? कम है, कम मार्क्स का है। एक चैप्टर 6 से कम मार्क्स का, और इस एक चैप्टर में कितने एक्ट पढ़ने हैं? 16। जस्ट इमेजिन। इतना ही नहीं, ऐसे ही एक चैप्टर का नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने पहले ही बोला है कि दुश्मन को ठीक से नहीं समझा तो हार पक्की है। दोस्त को समझने में चूक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त ही तो है, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दुश्मन है, नहीं सही से पहचाने, लठ लेकर के गए और वो लेकर के बैठा हुआ AK-47, जीत आपकी पक्की है। इसलिए मैंने बोला कि मैं खुद साइंस ग्रेजुएट, लेकिन मुझे ज्यादा समय नहीं लगा इन चीजों को करने में, जल्दी करने का अवार्ड भी मिल गया। और ये इसलिए मिला क्योंकि बस जब पढ़ना शुरू किया था तो समझ करके किया था। ये नहीं आज का चैप्टर कंप्लायंस अंडर लेबर लॉ, फैक्ट्रीज एक्ट, फैक्ट्री मींस दिस, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चौंकेंगे, इस तरीके से नहीं। पहले पता तो चले कि कैसा चैप्टर, कितना सीरियस रहना है, कितना फोकस करना है। जरा सोचिए, एक चैप्टर, टोटल 6 चैप्टर्स, एक चैप्टर का वेटेज लगभग कितना? 6 मार्क्स, जिसमें से एक चैप्टर में आप देख रहे हैं कितने एक्ट हैं? 16। घबराइए नहीं, ऐसा ही एक चैप्टर बताया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसमें भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5 एक्ट है। ऐसे ही इन्वायरमेंटल लॉज के प्रोविजंस, उसमें भी ज्यादा नहीं, उसमें भी सिर्फ 5 ही एक्ट है। मतलब अगर हम काउंट करने चले तो इस 35 मार्क्स में 35 से ज्यादा एक्ट्स हैं। एक एक्ट पे अगर आपने कमांड कर लिया ना तो जिंदगी भर कुछ और करने की जरूरत नहीं है। यहां 35 एक्ट्स को करे कैसे? कहा इसीलिए इन्होंने सिलेबस लिमिटेड किया हुआ है। तो जब हम पढ़ेंगे वहां आपसे ज्यादा मशक्कत टीचरों को लगती है कि आखिर कैसे पुट किया जाए कि एक भी क्वेश्चन भी ना छूटे और दिमाग की दही भी ना बने।
दोनों ही बात है, उतनी चीज कैसे रट पाएंगे? तो इसलिए बड़े ध्यान से देखिएगा, मैंने सारे चीजों को सिंपलेस्ट फॉर्म में पॉइंट वाइज तरीके से रख दिया है। आपके पास जब बुक मिलेगा, बुक में वैसे ही पॉइंट बना हुआ है। कहने के लिए 35 एक्ट, लेकिन एक्ट को इतना छोटा कर दिया गया। हाँ, लेकिन वो तब आपको समझ में आएगा जब आप चीजों को सुन लेते हैं अच्छे से, और जो पॉइंट्स है बस उन पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं। तो हमें इन सारे एक्ट्स को पढ़ना है, और ये सारे एक्ट्स रिलेटेड किस चीज से, ये जरा सुन लीजिए, फिर एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। जब भी कोई मजदूर काम करेगा फैक्ट्री में, तो कहीं ऐसा ना हो कि जब वो काम कर रहा हो तो उसको अनरीजनेबल टर्म्स कंडीशन पे काम कराया जाए, या उसे अनह्यूमन कंडीशन पे काम कराया जाए। आप जब यहां पे बैठे हैं तो एक नॉर्मल डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। आप जब यहां बैठे हैं तो नॉर्मल नेचर का हाइजीन चाहिए, साफ सफाई चाहिए। जरा सोचिए, रामदीन काम करने के लिए गया हुआ है, उसे तो पैसे की दिक्कत है, उसके पास तो चुन्नू मुन्नू गुड़िया पिंकी ढेर सारे। भगवान ने ना बड़ा अच्छा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। आप देखिएगा, जिनके पास पैसे की दिक्कत है, उनके पास जहां पैसे कम है उस घर में इंसान जबरदस्त है, बहुत बरकत है इंसानों की। और जहां पे पैसे ज्यादा हैं वहां पे एक बच्चा, घर बड़ा सा, अरे पीहू कहां, मेरी बिटिया का नाम है, पीहू कहां, तो देखो उस रूम में, तो इस रूम में, तो इस रूम में, अब ढूंढो, बच्चा खो गया, कहां, घर में खो गया है। और ऐसा ना हो कि बच्चा भीतर से बंद कर ले गेट, तो फिर, और वो छोटी थी ना, तो उसे गेट बंद करना बहुत मजा आता था। और उसमें भी अगर कोई घुसा है तो बाहर से बंद करना, ये और उसका फेवरेट गेम। तो हम डरे ही रहते थे, सारे गेट, सारे छिटकिली घर में खुले हुए रहते थे। आप अगर उस समय आते तो आप कहते क्यों सर, रामराज बना रखा है, सब नट वगैरह खोल के अलग किया हुआ है, क्यों? मेन गेट एक है, उसके अलावा सारे के नट खुले हुए, ना भीतर से बंद होगा, ना कहां से बंद होगा, बाहर से बंद होगा। और अगर बंद करने वाला भी कुछ है तो सिर्फ सबसे ऊपर में, सबसे ऊपर में। उसमें भी क्या करती थी, चेयर लगा लेती थी, और उसके बाद उसे बंद करना, मतलब जितना मना करो उतना ही करना। और यही अगर मान लीजिए घर छोटा है तो उस घर में बहुत सारे जो है वो बच्चे, पता चला उनके खाने के लिए नहीं है, लेकिन राम दुलारी, रामदीन और उनकी पूरी की पूरी जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम, और पता नहीं अगले फुटबॉल टीम की तैयारी। कह रहे कि ऐसे में क्या उनके पास चॉइस है बार्गेनिंग का? वो फैक्ट्री में जाके बोलेंगे सफाई नहीं होगा तो हम काम नहीं करेंगे। कहा कि हर दिन कमाते हैं, हर दिन खाते हैं, ऐसे केसेस में जो है वो कैसे जो है वो अपने कंडीशन को रख सकते हैं? कहा गया कोई बात नहीं है, अगर वो उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम नहीं कराएंगे तो, कहा गया कोई बात नहीं, तो क्या, कुछ भी नहीं। कहा गया कि अगर हमने कानून बना दिया तो, कहा किस बात का कानून, कि अगर कोई कहीं फैक्ट्री में काम करेगा तो कहा गया कि जब वो फैक्ट्री में काम करेगा तो उसे इस तौर तरीके से ही काम कराएंगे। अब अगर मान लीजिए कि उस तौर तरीके से काम नहीं कराया गया तो, अब तो का जवाब है, और वो जवाब क्या है? अब उसका जवाब है, ये हमारे लोग कर रहे हैं क्या, बंद कराइए इसको भी। अब कह रहे हैं कि इस तो का जवाब अब है, और इस तो का अब क्या जवाब है? इसका जवाब है कि अगर कहीं कोई कानून बना हुआ है और उस कानून को अगर हम फुलफिल नहीं करते हैं तो हमें क्या किया जाएगा? पेनलाइज किया जाएगा। मुझे एक चीज बताइए, कॉन्ट्रावेंशन का मतलब क्या है? कि पहले कोई लॉ बना हो और आपने उस लॉ को क्या किया है? नहीं माना है, तब कॉन्ट्रावेंशन होता है। किसी चीज के लिए कानून ही नहीं बना हुआ है तो क्या उसके लिए किसी को पेनलाइज किया जा सकता है? यही हमने जो है वो देखा आजादी के बाद कि अगर कानून ही नहीं होगा तो लोग तो अनरीजनेबल टर्म्स कंडीशन पे काम कराएंगे। तब हमें बहुत सारे कानून बनाने पड़े, जिसमें से एक कानून था, एक लॉ था, फैक्ट्रीज एक्ट, जिसमें यह बताया गया कि अगर कोई कहीं काम करेगा तो उससे अनरीजनेबल तरीके से जो है वो काम नहीं कराया जाएगा। मतलब उसे एक मिनिमम जो है वो फैसिलिटी जरूर प्रोवाइड की जाएगी। अगर वो वहां काम कर रहा है तो ये नहीं सुबह से रात तक काम करेगा, उसका टाइम फिक्स होगा, जितने देर वो क्या करेगा? काम करेगा। अगर वो वहां ओवर टाइम करता है तो कहा गया ओवर टाइम करेगा तो अपनी मर्जी से करेगा, लॉ के अकॉर्डिंग करेगा, और उसे ज्यादा पैसे जो है वो दिलाए जाएंगे। कहा अगर वो कहीं काम करेगा तो उसे छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी? बोला जाएगा हर दिन आना पड़ेगा। कहा कि जो बोला जाएगा वो करेगा। क्यों? क्योंकि रामदीन तो बस याद कर रहा होगा राम दुलारी का चेहरा, और चुन्नू मुन्नू गुड़िया पिंकी सबके खाने के लिए क्या लेकर के जाएगा। जरा सोच करके देखिए कि जो दिहाड़ी के मजदूर हैं, जो हर दिन कमाते हैं, हर दिन खाते हैं, आप क्या उनसे बार्गेनिंग करेंगे तो वो आपके साथ बार्गेनिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तब लॉ बनाया गया और कहा गया ये सारी जिम्मेदारी उनकी है जो फैक्ट्री के मालिक हैं।
उनको ये सारे कंप्लायंस फुलफिल करने पड़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, पता चला कि वहां सेफ्टी मेजरमेंट नहीं है, उस मशीन में जो है लोग काम करने के लिए जा रहे हैं और वहां पे कल को कोई हादसा हो जाए तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाएगी। वहां पे प्रॉपर तरह का जो है वो सेफ्टी अरेंजमेंट होना चाहिए। कहा इतना सारा चीज कौन फुलफिल करेगा? कहा वो हर कोई फुलफिल करेगा जो फैक्ट्री चलाएगा। क्यों? क्योंकि अब कानून बने हुए हैं। क्यों हम और आप जो है गुस्सा आने पे हम और आप चाकू लेके किसी को मार क्यों नहीं देते हैं? सही मुझे बताइए, क्या आपको लाइफ में ऐसा गुस्सा नहीं आया कि जी चाहता है कि अगर पिस्टल होता तो 6 के 6, मतलब ऐसे ही आप निशाने पे आ गए, 6 के 6 जो है वो डाल देता? या अगर जो है वो गुस्सा है तो मन करता है काश इस समय परमाणु बम होता, छोटा मोटा नहीं, कौन सा परमाणु बम, मार देते खत्म हो जाता। क्या ऐसा नहीं हुआ है? सोच करके देखिए, कभी कभी लॉ जो है हमें बहुत सारे चीजों से बचा लेता है और हमें ह्यूमन बीइंग बना करके रखता है। हम क्यों डर गए? हमने क्यों नहीं ऐसा किया? क्योंकि हमने सोचा कि ऐसा कर तो दें, लेकिन उसके बाद का जो कंसिक्वेंस है वो क्या है? बहुत खतरनाक है। क्योंकि सेंसेबल हम, इसीलिए हमने ये सोचा। लेकिन ये कानून ही तो था जिसने आपको क्या किया? ऐसा करने से रोक दिया। तो इसी चीज के लिए क्या बनाए गए? ढेर सारे लेबर लॉ बनाए गए, जिसमें एक हमारा क्या है? फैक्ट्रीज एक्ट। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं फैक्ट्रीज एक्ट, इसलिए मैंने फैक्ट्रीज एक्ट को आपको इंट्रोड्यूस किया। ऐसे ही करके जिस भी एक्ट को हम शुरू करेंगे पहले उसका इंट्रोडक्शन लेंगे। करें हमला फैक्ट्रीज एक्ट पे। अब सबसे पहली बात फैक्ट्रीज एक्ट में, ये आपको नहीं लिखना था, ये नहीं जानना था, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है। फैक्ट्रीज एक्ट आया किस ईयर? 1948 में। जब हम लोग जीआईजीएल पढ़ेंगे मंडे को ही, तब आप देखिएगा कि हम लोग बात करेंगे कि लॉ को जो है इंटरप्रेट कैसे करते हैं। 1948 में ये एक्ट आया। आप कहिएगा सर ये वर्ड 3 बार क्यों बोला? 48 में आया, 48 में आया, सीरियल देख के आए हैं 48 48 48। इसीलिए क्योंकि जिस ईयर में एक्ट आया है आपको उस ईयर के अकॉर्डिंग सिचुएशन को समझना चाहिए कि उस समय हालात कैसे होंगे, उस समय सिचुएशन कैसे होंगे। जरा सोचिए, ताजा ताजा आजादी मिली थी और हम जिस परिवेश में रहते हैं उस अकॉर्डिंग जो है हम बनना शुरू कर देते हैं। जब अंग्रेजों का शासन होगा, जिनके पास पैसे होंगे वो क्या सोचते होंगे कि हम भी जो है वो लोगों पे ऐसे ही जो है हुकूमत करेंगे। जिनके पास नहीं है वो तो दबे कुचले हुए थे, तो जिनके पास पैसा था उन्हीं की तो फैक्ट्री थी। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत छोड़ करके गए, इन्होंने भी कहा हम भी उसी तरह से जुल्म करेंगे। तब जाकर के हमें ये कानून बनाना पड़ा कि नहीं, हमें नियम के अकॉर्डिंग चलना होगा, ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग समझना होगा और उस अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो हमने कौन सा एक्ट बनाया? फैक्ट्रीज एक्ट। सबसे पहली बात, ये एक्ट अप्लीकेबल कहां होगा? मेरे ऊपर, आपके ऊपर। हम अगर किसी एक्ट को पढ़ रहे तो मुझे बताइए सबसे पहला एस्पेक्ट क्या होना चाहिए कि भाई ये एक्ट क्या कहता है वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ये एक्ट अप्लीकेबल किसके ऊपर है? इंसानों के ऊपर है, जानवरों के ऊपर है। क्या सारे एक्ट सबके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं? क्या हर इंसान के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा? कहा गया कि ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ उस जगह एप्लीकेबल होगा जिस जगह का नाम क्या होगा? जिस जगह का नाम होगा फैक्ट्री। बात भी सही है कि ये फैक्ट्री को चलाने के नियम कानून है कि फैक्ट्री में कैसे काम होगा, जो लोग काम करेंगे उनको क्या क्या सुविधा मिलेगी। तो ये फैक्ट्री में है या ऑफिस में है? फैक्ट्री में। तो सबसे पहला चीज तो हमें इसमें यही देखना पड़ेगा कि फैक्ट्री का मतलब क्या होता है। यकीन मानिए यहां पे आपके एग्जाम में केस लॉ पूछता है फैक्ट्री के मतलब को लेकर के। अब बोलेगा यहां केस लॉ भी बनता है, और यहां देखिएगा कितने तरीके से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किया जा सकता है, और केस लॉ जो है वो कितना जो है वो टिपिकल तक पूछा जा सकता है सिर्फ एक स्लाइड से। एकदम ध्यान से समझिएगा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा एक्ट इस समय? फैक्ट्रीज एक्ट 1948। आप हेडिंग देंगे फैक्ट्रीज एक्ट 1948, और इसमें सबसे पहली बात एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट। अभी आपका पेन अब नहीं चलेगा, एकदम रुके रहेंगे, टाइम मिलेगा आपको। ध्यान से समझिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे के पूरे जो है वो चैप्टर का, सिर्फ फैक्ट्रीज एक्ट का नहीं। हम जितने भी जगह अब फैक्ट्री वर्ड बोलेंगे हर जगह फैक्ट्री का यही मतलब होगा। जब तक हम क्या पढ़ रहे हैं? सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटी पढ़ रहे हैं वहां। हां, कोई दूसरा एक्ट फैक्ट्री को अलग तरीके से डिफाइन करता है। जब आप आईडीआरए पढ़ेंगे, नहीं सुने होंगे नाम, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, वहां पे फैक्ट्री को अलग तरीके से डिफाइन किया गया। ये डेफिनेशन किसने दिया है? किस एक्ट ने?
फैक्ट्रीज एक्ट, यानी मैंने आपको पहले ही बोला कि वो जो डिफाइन करेगा वो हम क्या करेंगे, मानेंगे। हम अपने अकॉर्डिंग फैक्ट्री का मतलब क्या जानते हैं, ये जरा बताइए। वो जगह जहां मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो, इसी को हम फैक्ट्री कहते हैं ना। फैक्ट्रीज एक्ट ने बोला कि आप अपने जनरल नॉलेज को अपने पास रखिए, वो आपका जनरल नॉलेज है। अब जरा स्पेशल नॉलेज लीजिए कि अगर ये सारी बात सही होगी, सारे कंडीशन क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे, तो आप उस जगह को क्या कहेंगे, फैक्ट्री कहेंगे। तो कहा दिस एक्ट इज अप्लीकेबल टू व्हाट, ऑल फैक्ट्रीज, कोई एक्सेप्शन नहीं छोड़ा। बोला कि फैक्ट्री, कहा कि फैक्ट्री को डिफाइन क्यों कर रहे हो, कहा कि आपने कानून बना दिया, जब तक ये नहीं बताओगे कि ये एप्लीकेबल कहां होगा तो फिर बनाने का फायदा क्या हुआ। तो कहा कि ये एप्लीकेबल होगा कहां, हर वो जगह जिसका नाम क्या है, हर वो जगह जिसका नाम जो है वो फैक्ट्री है, वहां ये एक्ट आपका क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। कहा ठीक है। अब फिर हमने डिफाइन किया फैक्ट्री को, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो पहला एस्पेक्ट, ये एप्लीकेबल कहां होगा, हर वो जगह जिसका नाम क्या है। और अब हम जा रहे हैं फैक्ट्री को डिफाइन करने, और मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दिया है, यहां से बहुत बढ़िया केस लॉ रहता है आपके एग्जाम में, ध्यान से समझिएगा। एनी प्रीमाइसेस, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कीजिए ना, आप लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ सुनना है आपको। एनी प्रीमाइसेस इन एनी पार्ट ऑफ विच मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और प्रोसेस इज कैरीड ऑन। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि हर वो जगह, जिस जगह कौन सा एक्टिविटी हो रहा है, एकदम आराम से चलिए कि ये चीज रटना नहीं रहेगा, आपको यहीं पे याद हो जाएगा। हमने कहा कि हर वो जगह जहां पे कौन सा एक्टिविटी हो रहा है, तो इसका मतलब किसी भी जगह को फैक्ट्री कहने के लिए सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा है। कहा ठीक है। कहा कि पूरे के पूरे एरिया में, कहा नहीं। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, इस जगह आप देखिए एनी प्रीमाइसेस, और यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, इन एनी पार्ट ऑफ विच। इसका मतलब यह है कि अगर बहुत बड़े एरिया के एक छोटे से पार्ट में भी कौन सा एक्टिविटी हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, तो इसका मतलब क्या वो फैक्ट्री हो गया, नो। फैक्ट्री होने के पहले एस्पेक्ट उसके पूरे हुए। ध्यान से, अगर कहीं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ही नहीं हो रहा है तो कहा बिंदास बोलो कि वो फैक्ट्री, वो कुछ भी है लेकिन क्या नहीं है। तो अगर हम ये चेक करने जा रहे हैं कि यहां फैक्ट्री एक्ट एप्लीकेबल होगा या नहीं, तो सबसे पहला काम, क्या वो जगह फैक्ट्री है, तो कहा चलिए चेक करते हैं। तो कहा कि इस पूरे के पूरे एरिया में, इस पूरे के पूरे इलाका में, किसी भी एरिया में, एक छोटे से एरिया में भी क्या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रही है, ना, किसी एरिया में नहीं हो रहा है। फिर आगे कुछ चेक करें, नहीं। तो अगर हां जवाब हो गया तो क्या उसे फैक्ट्री डिक्लेयर कर देंगे, नहीं, आगे बढ़ेंगे। तो कहा कि एनी पार्ट, कहां, आप इतने बड़े ऊपर से लेकर के नीचे तक, ये सारा आईजीपी का ही बिल्डिंग है। अब अगर मैं कहूं कि इसके एक बगल में, अभी देखा आपने ना, घर 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 चल रहा था। अगर मान लीजिए कि पूरे जगह क्लास हो रहा है और एक जो है वो छोटे से एरिया में जो है वो मुकेश जी और तिवारी जी मिलकर के जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अगर कर रहे हैं, काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, बाकी जगह नहीं, मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, लेकिन अगर वो कर रहे हैं तो कहा गया कि ये पूरा का पूरा जगह क्या कहलाएगा, फैक्ट्री कहलाएगा। तो पूरे प्रीमाइसेस में होना जरूरी नहीं है, हर कमरे में हर जगह होना जरूरी नहीं है। क्या होगा, बस इसके लिए कहा गया एक छोटे से हिस्से में भी अगर क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे। अभी फैक्ट्री का पहला कदम पूरा हो चुका है, हम बोलेंगे वहां मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा है, फैक्ट्री का एक स्टेप पूरा हुआ, आगे बढ़ो। कहा चलिए बढ़ते हैं आगे। कहा कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा है तो दो बातें होंगी, या तो वहां पे पावर का इस्तेमाल हो रहा होगा या वहां पे पावर का इस्तेमाल। इस पावर का मतलब ह्यूमन पावर नहीं है, इस पावर का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, इस पावर का मतलब बैटरी, इस पावर का मतलब जेनसेट, यानी किसी भी तरीके से आप जो है वो पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से ये बल्ब और सारा चीज चलेगा। आप देखिए कितना बड़ा जो उधर पीछे टाल लगा हुआ है बैटरी का, लाइट कट भी हो जाएगी तो भी वो आपको बैकअप देगा। इसका मतलब बैटरी से भी तो पावर आता है, क्यों जेनसेट से पावर नहीं आता है, क्या जो है गोबर गैस प्लांट से पावर नहीं आता है। रूरल एरिया में गवर्नमेंट जो है वो अल्टरनेट एनर्जी में प्रमोट भी करती है। इसके अलावा विंड एनर्जी सुना है,
अगर कभी जा रहे हो तो देखिए बड़ा सा वो पवन चक्की घूमता है और उससे जो है वो बोरिंग, पंपिंग सेट ये सब चलता है, बल्ब जलते हैं। तो कहा इससे भी पावर आता है। कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है पावर किस तरीके से आता है, अगर पावर का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे कैसे, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए, चाहे कैसे, बैटरी से, चाहे आपका डीजल से, चाहे जनरेटर से, चाहे सौर ऊर्जा हो, चाहे कोई भी चीज हो। और आजकल सौर ऊर्जा भी, सोलर सिस्टम भी कितना ज्यादा देखते हैं, प्लेट वगैरह लगे रहते हैं। कहा जिस भी तरीके से या तो पावर का इस्तेमाल होता होगा या पावर का इस्तेमाल, बी वेरी 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 अटेंटिव हेयर, यहां पे थोड़ा ट्विस्ट है। कहा या तो पावर का इस्तेमाल होता होगा या पावर का इस्तेमाल नहीं होता होगा। कहा कि इस पावर के इस्तेमाल को थोड़ा और क्लियर करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं तो मुझे बताइए पढ़ाने के लिए पावर का इस्तेमाल हो रहा है, हां या ना? कैसे आपने कह दिया पावर का इस्तेमाल हो रहा है? क्या सोच करके? ठीक से सोचिए, ठीक से सोचिए कि क्या सोच करके आपने कहा कि हां आप पढ़ा रहे हैं और यहां पावर का इस्तेमाल हो रहा है। प्रोजेक्टर से आप माइक का यूज कर रहा हूं, कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रही है, जो टेलीकास्ट हो रहा है, ये पैनल, इन्हीं चीज को देख करके एसी, फैन, इतने सारे इक्विपमेंट, इसके लिए आपने कहा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हम लोग चले जाते हैं थोड़ा पुराने परंपरा में, पुराने रिचुअल्स में, जहां टीचर पढ़ाने का काम कैसे करते थे, बोर्ड पे लिखते थे। ये क्लास कभी किया है बोर्ड वाला? पता नहीं आप लोग के समय में था भी या नहीं। हमारे समय में था कि बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड होता था और व्हाइट चौक से लिखा जाता था, या ग्रीन बोर्ड पे व्हाइट चौक से, या फिर बोर्ड पे मार्कर से लिखा जाता था जब हम लोग पढ़ाई करते थे। हालांकि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था 2008, उस समय भी जो है वो ब्लैक बोर्ड तो नहीं था, लेकिन वो मार्कर और वो बोर्ड होते थे, व्हाइट बोर्ड होते थे। लेकिन जैसे ही 11 तक में आया तो वो सब बदल गया, तब तक जो है टैबलेट और बड़ी चीज आ गए। अब के समय में तो दुनिया ही बदल गया। पहले सबसे ज्यादा दुख होता था जब बड़े बड़े चार्ट बनाते थे ना, बनाने के बाद जब उसे मिटाना पड़ता था। अब अच्छा है, जितना मर्जी क्या करो, घसो, एक तो इंक कभी खत्म नहीं होता, और दूसरा अगर मिटाना रहे तो क्या हो, खट से मिट जाए। तो टेक्नोलॉजी ने थोड़ा कंफर्ट दे दिया। अब अगर आपने इन चीजों को देखा, इसलिए का पावर का इस्तेमाल होता है। मान लीजिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा, मैंने जो है वो यहां बोर्ड लगाया और मैंने पढ़ाना शुरू किया। क्या आप बोलेंगे कि पावर का इस्तेमाल हो रहा है? सोच करके, मैंने पहले बोला केस लॉ है, इसीलिए मैं इतना रुक रहा हूं यहां पे। यहां पे कोई प्रोजेक्टर नहीं, मान लिया कोई कैमरा नहीं, कोई जो है पैनल नहीं, कुछ भी नहीं, कोई प्रोजेक्टर कुछ भी नहीं, यहां पे एक व्हाइट बोर्ड और मैंने लिखना शुरू किया मार्कर से। क्या अब आप कहिएगा, जबकि लाइट जलेगा, एसी भी चलेगा, फैन भी चलेगा, लेकिन ये सारे इक्विपमेंट बंद, तब आप क्या कहिएगा, इस्तेमाल हो रहा है या नहीं? तब भी तो बिना उसके जो है वो क्लास नहीं चल रहा है। अब यहां पे उन्होंने दिया एक छोटा सा ट्विस्ट और कहा कि जो भी ये वर्ड हम यूज करते हैं, पावर का इस्तेमाल होना, कहा ये पावर का इस्तेमाल होना जो है ये उस चीज के लिए होना चाहिए जो वर्क आप कर रहे हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए क्या इस्तेमाल होना चाहिए, पावर, ना कि लाइटिंग के लिए, ना कि आपके कंफर्ट के लिए। एसी इज फॉर योर कंफर्ट, ये बल्ब जो जल रहा है ये लाइट के लिए, रोशनी के लिए चल रहा है। लेकिन मैं अगर कहूं कि मैं पढ़ाने के लिए पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मेरे इक्विपमेंट जिसका इस्तेमाल मैं डायरेक्टली पढ़ाने के लिए कर रहा हूं, वो जो है वो इस लाइट से चल रहा है, जैसे प्रोजेक्टर और ये सारा चीज। लेकिन अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, मार्कर की मदद से पढ़ा रहा हूं, भले एसी चले, भले फैन चले, लेकिन कहा जाएगा कि मैं पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। और एग्जाम्पल लेते हैं, आप घर में देखते होंगे कि लक्कर वाला काम कर रहा है, या आप कहीं पे जाइए दुकान वगैरह में तो देखिएगा कि वहां पे बैठ करके बड़े सारे लक्कर वाले, कारपेंटर कहते हैं, बढ़ई कहते हैं, आप जो भी समझते हो। लक्कर वाला तो समझते हैं ना, कारपेंटर समझते होंगे, हाई फाई होंगे, तो बढ़ई समझते होंगे जो लकड़ी के चीजों को बनाता है। आप देखिएगा कि जहां पे बड़े सारे लकड़ी के चीज बनते हैं वहां 10-10, 12-12 लोग काम कर रहे होते हैं। कोई ऐसे करके पैर बना रहा होगा, इंसानों का नहीं, चेयर वगैरह का पैर, टेबल वगैरह का पैर, कोई जो उसका ऊपर वाला बना रहा होगा, ऐसे ऐसे करके ठोक ठोक करके तैयार कर रहा है। कोई मंदिर जैसा छोटा सा बना रहा है, कोई बड़ा सा पलंग बना रहा है, कोई सोफा बना रहा है, और उसके बाद लोग आते हैं वहां चीजों को खरीदते हैं। मुझे एक चीज बताइए, वहां पे आप दो तरह की मशीनें देखेंगे। पहला, एक बंदा जो काम कर रहा है वो कोई मशीन यूज नहीं कर रहा है,
और दूसरा आप देखेंगे कि वहां पे मशीन लगे हुए, किस काम के लिए? आप काटने के लिए देखते हैं आरी होता है, देखा है कभी? पता नहीं, आप हम लोगों ने देखा था, कुछ इस तरह के बने होते हैं, नहीं बना पा रहा हूं मैं, एक कोशिश और करते हैं। हाँ, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ऐसे करके यहां पकड़ते हैं और पकड़ करके लकड़ी रखते हैं और ऐसे 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 काटते हैं। देखने में बड़ा आसान लगेगा, कभी उससे काट के देखिएगा, बड़ा मुश्किल होता है, वो स्लिप सा कर जाता है। आपके सर, आपको बड़ा तजुर्बा है। मैंने बोला ना, पढ़ने के अलावा मुझे हर काम में मजा आता था। तो हमारे जब घर बन रहे थे तो चौखट वगैरह अपने ही लकड़ी के थे, तो काम पे बुला लेते थे लोगों को, वो घर आकर के करते थे। तो कभी कभी उससे बोलते थे, गणेशी नाम था, अभी भी याद है, कि गणेशी हम काट दें? तो नाना मालिक, मतलब सबको वो लोग ऐसे ही, छोटा भी है तो भी मालिक, बड़े मालिक आएंगे तो डांटेंगे। तो बोलता था नहीं 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 डांटेंगे, दो ना। और पापा बोलते थे, बेटा देखते रहना, ये लोग ठीक से काम करता रहे। क्यों? क्योंकि वो दिहाड़ी के मजदूर थे। ये ना हो कि वो ज्यादा देर रेस्ट मार ले, या ये ना हो कि ऐसे ऐसे वो बीच बीच में करते रहते थे और एक दूसरे में बांट रहे होते थे ऐसे। तो पापा बोलते थे कि बताना, तो पापा का के बताते थे, 7 बार लोगों ने खैनी खाया है। तो उसमें समय लगता था ना, आराम से टाइम पास उनका हो जाता था। इतने बार जो है वो वॉशरूम गया, ये हम लोग बैठ के लिखते थे। क्यों? क्योंकि पापा ने होमवर्क नहीं दिया, बोला बस उन पे निगरानी रखो, हमें क्या चाहिए, अंधा क्या मांगे 2 आंखें, बस हमें पढ़ने ना कहो, हम उनकी निगरानी कर रहे हैं। अब वो आरी लेकर के जो छोटा छोटा रहता था उसे काटते थे। तो वो तो मैनुअल कर रहा है। वो जब होल करना चाहता था तो उसके पास एक ड्रिलर जैसा मशीन होता था जो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता था, ऐसे पकड़ता था, धागा लगाता था, ऐसे ऐसे करके काम कर लेता था। अगर प्लेन करना रहता था तो एक तरफ एक पकड़ता था, दूसरा तरफ एक पकड़ता था, ऐसे ऐसे आवाज निकलती थी जो खींचता था, और वो फ्लेक्स निकलते जाते थे छिलके जैसे, और एकदम सरफेस जो है वो स्मूथ हो जाता था। और उसका इस्तेमाल हम लोग करते थे ठंड के समय में, वो जलाने में जो है बड़ा काम आता था, वो लकड़ी के जो निकलते थे। एक ये तरीका है, और इस तरीके से लोग काम करें। दूसरा, अब देखिएगा मशीन होता है, कट करना है। अभी देखिएगा ये जो कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे, देखा ना आवाज जो आ रही थी, लगाया प्लग में, डर 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 हो गया। कट करना है तो कटर है, ऐसे चक्का जैसा घूमता रहता है, लगाया सट्ट से, डर लगता है कहीं किसी के हाथ में हो तो कोई उपाय नहीं। प्लेन करना है, मशीन लगा हुआ है। अगर इस तरह से वहां पे मशीन के लिए पावर का इस्तेमाल हो रहा है तो वहां बोलेंगे कौन सा? वहां पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए किसका इस्तेमाल हो रहा है? लेकिन वहां पे लोग हैं, काम कर रहे हैं, सारे लोग मैनुअल काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पे बल्ब जल रहा है, वहां पे जो है वो पंखे जो है वो घूम रहे हैं। तो क्या ये हवा में मंजुलिका की आत्मा है जो ये लाइट जला रही है और पंखा घुमा रही है? कहा नहीं। इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन ये लाइटिंग के लिए हो रहा है, हमारे कंफर्ट के लिए, और ना कि किसके लिए हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो पहला चीज आपको चेक करना था कि क्या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा है। जवाब क्या है? यस। अगर यस है तो आगे बढ़ते हैं, और फिर क्या देखना है कि क्या उस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए पावर का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहा हो रहा है, तो भाई अगर हो रहा है तो वहां कितने लोग कम से कम काम करने चाहिए? 10%। और कहा नहीं हो रहा है पावर का इस्तेमाल, तो कितने होने चाहिए? कहा कब? कहा जिस दिन आप ये चेक करने के लिए गए हैं कि ये जगह हमारा जो है वो फैक्ट्री है या नहीं, उस दिन से लेकर के कितने दिन पीछे तक चले जाइए? 12 मंथ्स, 12 महीने पीछे तक चले जाइए। कहा पीछे जाके क्या करेंगे? कहा कि आज से लेकर के पिछले 12 महीने में अगर वहां पे कभी भी 10 या 20 लोग काम करते थे, 10 या 20 लोग काम करते थे, और वहां पे 10-20 क्यों बोला मैंने? अगर पावर का इस्तेमाल होता था तो वहां कितने लोग, और अगर पावर का इस्तेमाल नहीं होता था तो कितने लोग? 20 लोग अगर वहां काम करते थे, और वहां कौन सी एक्टिविटी हो रही थी, तो वो जगह क्या कहलाएगा? फैक्ट्री कहलाएगा। अब हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन है, सर पिछले 12 महीनों में लगातार हर दिन हर पल या एक भी दिन, लॉ के बारे में सोचिए, लॉ ने बोला एक भी दिन। कहा एक भी दिन? कहा लेकिन उसमें कैजुअल वर्कर को नहीं लेते हैं। अब आप कहिएगा ये कैजुअल वर्कर क्या हुआ? मैंने पहले बोला था, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बड़ा डेफिनेशन है फैक्ट्री का, और इसमें इतने सारे इफ बट हैं कि ढेर सारे केस लॉ बनते हैं। लेकिन देखिएगा जब हम इसको कंक्लूड करेंगे तो एक भी इफ बट नहीं रहेगा, किसी भी तरीके से पूछेगा तो हम आंसर कर पाएंगे।
तो पहले क्या होना चाहिए वहां, कौन सा एक्टिविटी, उसके बाद क्या चेक करेंगे, पावर का इस्तेमाल हो रहा है या, अगर हो रहा है तो कितने लोग, नहीं हो रहा है तो क्या जिस दिन चेक करने के उस दिन होना चाहिए वहां पे, तो क्या करेंगे, वहां से पिछले कितने दिन आएंगे, एक भी दिन एक भी पल के लिए कितने लोग काम कर रहे हो, 10 या 20 लोग। लॉ ने कहा एक भी दिन एक भी पल, उन्होंने कहा कि ये हमने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है, एक भी दिन एक भी पल, इसमें हम कैजुअल वर्कर को नहीं लेते हैं। अब बस एक कैजुअल वर्कर हमें थोड़ा दुखी कर रहा है। कहा कैजुअल वर्कर का मतलब हुआ कि अगर हमने किसी को ऑन एम्प्लॉयमेंट लिया हुआ है तो वो ठीक है। कैजुअल का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि यहां पे ही मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होता है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए लकड़ी का यहां पे काम होता है और यहां पे जो है बड़े सारे फर्नीचर बनते हैं, जो भी कहिए, टेबल हो, चेयर हो, सोफा हो, पलंग हो, बनते हैं। तो यहां पे जो ये बनेगा वो कैसे बनेगा, यहां पे हम जमीन खोदेंगे, इसमें बीज डालेंगे, उससे पेड़ निकलेगा, पेड़ बड़ा होगा, पेड़ को काटेंगे, उसे छीलेंगे, तब उससे लकड़ी निकालेंगे, तब पलंग बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे पेड़ लगाएंगे या कहीं से मंगाएंगे लकड़ी, तो लकड़ी मंगाएंगे और यहां पे चीजों को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो लकड़ी जब मंगाएंगे तो इसी रोड पे आएगा या सीधे हवा से यहां पहुंच जाएगा। और आपने रोड तो देखा ही हुआ है, लक्ष्मीनगर का कितना चौड़ा चौड़ा रोड है, एक बार में कम से कम 7-8 गाड़ियां आमने सामने गुजर जाए। और ये गली वाला हमारा तो और देख लीजिए, अगर 2 बाइक ऐसे करके खड़ा हो जाए तो बोलना पड़ता है, भाई साहब हमें जाना भी है। तो वो बाइक का हैंडल थोड़ा ऐसे करते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। मतलब अगर एक ठेला और एक बाइक है तो बड़ा याराना दोस्ताना हो जाता है, दोनों एक दूसरे को बोल रहता है, ओए तू क्यों आगे आया, तो तू क्यों आगे आया। इतने देर में एक पीछे होता तो दोनों आगे बढ़ जाते, ये इधर ये इधर, लेकिन दोनों के शान के बारे में ये हो गया, तू पीछे जा, जानता है तू मैं कौन हूं। अरे भैया दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हो कौन हो, क्योंकि यहां पे कोई बोर्ड थोड़ा ना लगा हुआ है। अब ऐसे में एकाएक जो है वो ट्रक आए, ट्रक से तो सामान आएगा। अब आपको डर है कि तुरंत जो है वो जाम हो जाएगा, तो आपने क्या किया, 20 ऐसे आपके यहां काम करने वाले लोग जो है वो 9 लोग काम करते हैं, कितने, 9 पीपल काम करते, और पावर का इस्तेमाल हो रहा है। आपने 20 मजदूरों को बुलाया, ये सब केस लॉ रहेगा, ऐसे करके वो लिख के पूछेगा आपसे। उसने 20 मजदूरों को बुलाया और बोला फटाफट जो है वो ट्रक से सामान उठा और यहां पे फेंक। तो बताइए मुझे, आज आधे दिन तक वो 20 लोग काम कर रहे हैं या नहीं, या 2 घंटे 4 घंटे जितना लगा, इस समय काम करने वालों की संख्या कितनी हो गई, 20 + 29। अब तो पावर का इस्तेमाल हो या ना हो, आप तो आ गए दायरे में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी तो हो रहा है। आप दायरे में आए या नहीं आए, उन्होंने इसी को बोला कैजुअल वर्कर। कहा कि इस केस में वहां पे लॉ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने तो बस इसीलिए वहां लोगों को अपॉइंट किया ताकि किसी भी तरह का न्यूसेंस क्रिएट ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो, सिर्फ सामान को क्या करने के लिए, उतार करके रखने के लिए। हां, लेकिन यहां उन सामानों पे काम करने के लिए अगर वो 2 और लोगों को रख लेता है तो फिर वो क्या कहलाएगा, तो वो जगह फैक्ट्री कहलाएगा। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, यहां पावर का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये क्लियर है। चलिए एक बार फिर सम अप करें। हमें चेक करना है कि कोई जगह फैक्ट्री है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि क्या वहां मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा है। जवाब क्या है, यस। जवाब है नो, तो सीधा जवाब क्या होगा, वो फैक्ट्री नहीं है। और आप कुछ एग्जाम में भी लिखेंगे, सो नन ऑफ द प्रोविजन इज गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस प्रीमाइसेस या फॉर दिस एस्टैब्लिशमेंट। क्यों, क्योंकि वहां मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा है तो अगला चीज क्या चेक करेंगे, क्या पावर का इस्तेमाल हो रहा है या। अगर जवाब है कि पावर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो वहां कितने लोग होने चाहिए, 20 लोग होने चाहिए। ये जो 20 लोग होने चाहिए वो कब, कहा कि जिस समय आप ये चेक करने गए उससे कितने दिन पहले, उस 12 महीने पहले नहीं, उस 12 महीने पहले जाइए। और इस पीरियड में कभी भी, अगर आज हम 2019 में आए हैं आपको ये चेक करने के लिए 1 अगस्त को, तो आपको पीछे जाना है और 1 अगस्त 2018 से 1 अगस्त 2019 तक में देखना है कि क्या कभी भी आपने रेगुलर मैनर में, मैंने बोला ना कैजुअल वर्कर को क्या करके, छोड़ करके, हो सकता है कि आपने कभी 15 लोगों को रखा था काम पे, 2 महीने काम कराया फिर हटा दिया। अगर ऐसा किया तो आप फैक्ट्री कहलाएंगे या नहीं, इस साल के लिए तो आप फैक्ट्री कहलाएंगे। फिर जैसे ही अगली बार हम करेंगे और 12 महीने पीछे आएंगे तब हो सकता है आप ना कहलाएं। ये बात समझ में आ रहा है।
अगर मान लीजिए हम चेक करने के लिए आए और हमने देखा कि दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2018 में यहां 15 लोग काम करते थे, लेकिन आज 9 लोग काम करते हैं, मुझे बताइए ये फैक्ट्री कहलाएगा या नहीं? पावर का इस्तेमाल हो रहा है। दिसंबर 2018 में 15 पीपल वो वर्किंग ओवर देयर, लेकिन आज सिर्फ 9 पीपल है। पावर का इस्तेमाल हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। क्या ये जगह फैक्ट्री होगा? कैसे होगा? 9 पीपल काम कर रहे हैं, सो हमें तो एटलीस्ट 10 चाहिए ना, तो अभी तो 9 ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि लॉ ने ये नहीं बोला कि आज के दिन, लॉ ने बोला है कि जिस दिन चेक करने गए उससे कितने दिन पीछे तक, 12 महीने तक में कभी भी रेगुलर बेसिस पे कितने दिख जाए? 10। अगर पावर का इस्तेमाल हो तो, और नहीं हो रहा तो कितने दिख जाए? तो वो जगह क्या कहलाएगा? और ये 10 और 20 के कैलकुलेशन में किसको हटा देंगे? कैजुअल वर्कर को हटा देंगे। क्लियर है ये बात? अब आपको लग रहा होगा कि फैक्ट्री का डेफिनेशन पूरा क्लियर है आपका। अगर ऐसा लग रहा है तो गलत है, अभी इसमें और ट्विस्ट है। अब और ध्यान से सुनिए। अभी तक की बात समझ में आई? मैंने आपको पहले ही बोला है, इस पूरे एक्ट में बस यही एक जगह है जहां केस लॉ है, बाकी में तो कुछ नहीं। मैं बोलूंगा ये प्रोविजन है, आप भी जयकारा लगाएंगे, हाँ सर हम समझ गए, लेकिन यहां से केस लॉ बनता है, तो इसीलिए आप केयरफुल रहेंगे। अब देखिए ये वर्ड जरा देखिए क्या है, इंक्लूडिंग व्हाट? प्रीसिंक्ट्स। आपको ये वर्ड अभी नहीं है पता, बाकी सब तो हम समझ गए। एनी प्रीमाइसेस इन एनी पार्ट ऑफ विच मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और प्रोसेस इज कैरीड ऑन, ये सब हम समझ चुके हैं या नहीं? लेकिन डेफिनेशन का पार्ट तो ये भी है, वो तो मैंने बोला था इग्नोर करने के लिए, और आपने भी जो है वो बिल्कुल आज्ञाकारी शिष्य की तरह माना और उसको क्या किया? इग्नोर किया, क्योंकि इग्नोर करना आपको बहुत पसंद है। अगर मैं बोलूं पूरा लॉ ही कर दीजिए तो आप बोलेगा सर काश ऐसा हो जाए, तो बल्ले बल्ले है। लेकिन अब नहीं, अब जिसको बोला इग्नोर करने उस पे आइए। अब इस प्रीसिंक्ट्स का मतलब क्या है ये जरा समझिए। प्रीसिंक्ट्स का इन जनरल मतलब होता है कि वो कोई भी हिस्सा, ध्यान से सुनिएगा, वो कोई भी हिस्सा जो आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को सपोर्ट करता हो। एक बहुत बड़ा बाउंड्री, बहुत बड़ा बाउंड्री समझते हैं, 4 दीवारी, उसके भीतर अगर कुछ फैक्ट्री बना हुआ है तो एक कोने में जो है वो आपका मशीन होता है, बाकी हिस्से में देखते हैं कहीं स्टोर होता है, कहीं कुछ और होता है। कह रहे हैं कि प्रीसिंक्ट्स का मतलब होता है वो सारा का सारा चीज जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को क्या करे? सपोर्ट करे। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं, कहीं दिमाग को मत ले जाइएगा, एकदम क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। कोई मामा के बारे में नहीं, कोई चाचा नहीं, ना पीवीआर, कुछ भी नहीं कि क्लास के बाद कहां जाना है, प्लीज कहीं नहीं, सिर्फ माइंड के साथ यहां रहिएगा। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी चीज हैं, जहां भी हो रहा है, वो एरिया प्रीसिंक्ट्स कहलाता है। एग्जाम्पल मैं देता हूं, नमक जानते हैं, टाटा नमक, देश का नमक, मैं ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं। निरमा शुद्ध नमक, निरमा शुद्ध नमक नहीं जानते, ऐड देता है इसीलिए पता है। तो ये जो नमक है, ये नमक जो है वो बनता कैसे है? अगर कहीं पता हो तो इसकी प्रोसेस की शुरुआत होती है समंदर के किनारे। वहां से जो है व्हाइट व्हाइट बड़े बड़े पत्थर जैसे होते हैं, उसे एक जगह रखा जाता है, पहाड़ जैसा बनता है नमक का, और उसके बाद वो पूरे तरह से ड्राई होता है, सूखता है, और तब उसे वहां से जो है वो लाया जाता है फैक्ट्री में, जहां पे मशीन है, जहां पावर वगैरह सबका इस्तेमाल होता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, जहां पावर वगैरह सबका इस्तेमाल होता है, और तब उसको प्रोसेस करके क्लीन किया जाता है, और तब आयोडीन वगैरह मिलाया जाता है अगर कम है तो, जिसको बोलते हैं आयोडीन नमक और दिस दैट, और तब उसकी पैकिंग होती है, सारा कुछ, और तब हमारे आप तक पहुंचता है। तो मुझे एक चीज बताइए, इस नमक बनने की शुरुआत कहां पे? समंदर के किनारे। अगर समंदर के किनारे हो रहा है तो वहां पे जो है वो इंसान होंगे या मंजुलिका की भटकती आत्मा? वहां भी लोग काम कर रहे होंगे, ध्यान से सुनिएगा, और कुछ लोग काम कर रहे होंगे फैक्ट्री में भी। अब आपको ये जो नंबर तय करना है 10 और 20, ये जो है वो कहां का लेंगे? जो समंदर में काम कर रहे हैं, समंदर पे उसी टाटा सॉल्ट के लिए काम कर रहे हैं, उनको काउंट कीजिएगा, या जो सिर्फ फैक्ट्री में है उनको काउंट कीजिएगा? कंफर्म? क्यों दोनों को करेंगे? ये जरूर समझिएगा, जो लॉ हम पढ़े वो फैक्ट्रीज एक्ट है, उनको फैसिलिटेट करने के लिए है,
अगर उनको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे तो उनको दिन रात बोलेंगे तो डूब के मर जा समंदर में, इतना काम कराएंगे। इसका मतलब वहां भी एप्लीकेबल कराना पड़ेगा, उन मजदूरों के लिए भी एप्लीकेबल होना चाहिए, छुट्टी, वेजेज, सब कुछ। तो हमने कहा कि जो भी जगह हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से क्या हो, जुड़ा हो, उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम कह देते हैं प्रीसिंक्ट्स। तो ये क्या हो गया? प्रीसिंक्ट्स, इसीलिए लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीसिंक्ट्स। अब इस इंक्लूडिंग प्रीसिंक्ट्स का मतलब है कि अगर वहां पे 5 लोग काम कर रहे हो और फैक्ट्री में 6 लोग काम कर रहे हो, ध्यान से सुनिए, सी शोर पे कितने लोग? 5, और हमारे फैक्ट्री में 6, और यहां पे पावर का इस्तेमाल हो रहा है। अब मुझे बताइए, क्या ये जगह फैक्ट्री कहलाएगा? एकदम ध्यान से, मैंने पहले ही बोला ये बहुत ट्विस्टेड चीज है, हर पॉइंट समझिएगा, पता नहीं किस जगह से केस लाओ दे। जो मैंने क्वेश्चन बोला मैं रिपीट कर रहा हूं। नमक बनाने वाली एक कंपनी है जिसके फैक्ट्री में 6 लोग वर्क कर रहे हैं, और वहां पे फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के लिए पावर का इस्तेमाल होता है, और समंदर के किनारे जो है वो 5 लोग काम कर रहे हैं। आपको बताना है कि क्या वहां पे फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे? हां या ना पहले मत बोलिए, 30 सेकेंड मैंने दिया, जितना बुद्धि लगा सकते हैं लगाइए, किडनी का जितना इस्तेमाल कर सकते हैं कीजिए, लेकिन भाईचारा में नहीं, अपना अपना दिमाग लगाइए। हां या ना जो भी आप कह रहे, लॉजिक होना चाहिए कि क्यों हां कह रहे हैं, क्यों ना कह रहे हैं। क्लियर है क्वेश्चन? 6 लोग फैक्ट्री प्रीमाइसेस में, जहां पे पावर का इस्तेमाल होता है मशीन को चलाने के लिए, नमक बनाने के लिए, और उसी जो है वो कंपनी के 5 लोग जो है कहां काम करते हैं? समंदर में, वो नमक का ढेला उठाने के लिए। अब मुझे बताइए, उसके ऊपर फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे? वो फैक्ट्री कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? समय शुरू होता है अब आपका सोचने के लिए, 30 सेकेंड। जिनको लगेगा सोच ले, बस हाथ उठा दीजिएगा, मैं देख लूंगा, हाथ नीचे कर लीजिएगा। हाथ उठा था? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बाकी जनता? छोटे मोटे रेड? आप क्या अपने आप को लंबे समझते हैं? ठीक है, चलिए पहला मौका देते हैं छोटे खिलाड़ी को। बताइए, वर्कर लगेगा? क्यों लगेगा? टोटल 11 वर्कर्स हैं। अच्छा सर, मुझे लीजिए स्क्रीन पे, टोटल कितने हैं? 11 हैं। अब देखिए यहां पे इनका कहना है कि यहां पे जो है वो प्रोविजन क्या होगा? अप्लीकेबल होगा। यानी कि ये कह रहे हैं कि यहां पे फैक्ट्रीज एक्ट का प्रोविजन लगेगा। यहां 5 और यहां 6, तो कितने हुए? 11। क्या सोच के आपने ये बोला? चलिए पहले काउंटिंग ये करा लेते, वोटिंग। कितने लोगों का कहना है फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे? ठीक है। जिनका कहना है कि फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, ये फैक्ट्री नहीं है। ठीक है। जिन्होंने कुछ नहीं कहा वो उठ जाइए। कोई ऐसे हैं? ग्रीन स्ट्रैप स्ट्रैप, आप किस में थे? होंगे। चलिए आपका कहना है कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब ये आ गया एक मैटर ऑफ डिस्प्यूट। एक जगह पावर का इस्तेमाल हो रहा और एक जगह पावर का इस्तेमाल, बस यहीं पे मुझे फंसाना था आपको। अभी तो समझा रहा हूं, रियल फंसाना तो जब सेट किया जाता है क्वेश्चन तो रहता है इंटेंशन कि इस जगह जाकर के बच्चा उलझे। एक जगह पावर का इस्तेमाल हो रहा है, एक जगह नहीं हो रहा है। इतना तो समझ में आ गया कि दोनों जगह लगेगा, क्योंकि दोनों को मैच करके देखेंगे। मिक्स किया तो 11 तो हो गया नंबर, लेकिन 11 होने पे तो तब होगा जब पावर का इस्तेमाल हो रहा हो, नहीं तो क्या चाहिए? 20। अब हम करें तो क्या करें? समंदर के किनारे तो कोई भी जो है वो पावर का इस्तेमाल नहीं, वो तो बस मसल्स पावर, ऐसे करके एक जाला जैसा होता है।
अगर कभी देखे होंगे कि सैंड या बालू वगैरह को जैसे छाना जाता है ना, जब प्लास्टर वगैरह होता है, तो वैसा ही बड़ा सा छन्ना सा होता है और वो छन्ना ऐसे डालता है। आप बोलिएगा सर हर चीज करके देखे हो? नहीं, ऑडिट के लिए जब हम लोग को जाते हैं, टाटा साल्ट हो या किसी का, तो हमें वहां भी जाना देखना पड़ता है, क्योंकि लेबर लॉ का ऑडिट आप करेंगे तो आपको हर प्लेस पे जाना पड़ेगा एज पर लॉ। वैसे तो उन्होंने आपके घूमने फिरने का इंतजाम कर दिया तो कागज पे ऑडिट कर देते हैं, क्योंकि आप हर जगह घूम रहे होते। कहां? फैक्ट्री और फैक्ट्री प्रीमाइसेस नहीं, उसके अलावा बाकी जो भी जगह है वहां घूम रहे होते हैं। लेकिन रूल यही होता है कि हर जगह जाते हैं। तो अगर हम लोग जैसा कोई पागल इंसान होता है तो वो जो है वो फैमिली लेके नहीं जाता है। तो अगर फैमिली लेके नहीं जाएगा तो वो कहां घूमेगा? भटकेगा इन्हीं जगहों पे। तो वहां पे देखने को मिलता है बड़ा बड़ा छन्ना होता है, उससे वो छानते हैं चीजों को। वहां पे तो पावर का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन फैक्ट्री में हो रहा है। अब मुझे बताइए, आपने क्यों इतने सारे लोगों ने फिर हां कहा? 11 पे जो है, जब तक पावर का इस्तेमाल ना हो तब तक कैसे होगा? पावर का इस्तेमाल जहां हो रहा है वहां तो कितने लोग हैं? मान लिया मैंने कि टोटल जो है वो कितने लोग हैं? 11। इसमें मैं सहमत हूं। कितने पीपल? सब फैक्ट्री के हैं, सबको जो है वो फैसिलिटी मिलना चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, आप ही का ना बना हुआ ये कानून है जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है कि अगर 10 लोग हैं तो वहां क्या इस्तेमाल होना चाहिए? तो कहां हो रहा है? वहां तो 6 ही लोग पे पावर का इस्तेमाल हो रहा है। अब जरा देखिए लॉ बनाने का इंटेंशन। आखिर फैक्ट्रीज एक्ट बनाया क्यों गया? ताकि मैक्सिमम लोगों को इस दायरे में हम रख सके। तब इन्होंने क्या बोला है वो सुनिए। इन्होंने कहा है कि अगर कहीं भी पावर का इस्तेमाल नहीं होता है, कहीं का मतलब कहां कहां? कोई भी ऐसा जगह जो आपके ध्यान से सुनिएगा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, उनमें से किसी भी प्लेस पे पावर का इस्तेमाल नहीं होता है। तो अगर किसी भी जगह पे पावर का इस्तेमाल नहीं होता है तो वैसे केस में जो है हम बोलेंगे पावर का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन अगर उनमें से एक जगह पे पावर का इस्तेमाल हो रहा है, 6 प्रोसेस से गुजरने के बाद वो चीज तैयार होता है, कहीं पे 2 लोग, कहीं पे 4 लोग, कहीं पे 5 लोग, कह रहे हैं कि सिर्फ एक ऐसा जगह है जहां पावर का इस्तेमाल हो रहा है, वहां सिर्फ एक आदमी काम कर रहा है मशीन पे, बाकी लोग मशीन पे काम नहीं कर रहा है। हर लोग क्या मशीन पे चढ़ा रहेगा जहां मशीन लगा हुआ होगा? कहा गया कि अगर एक भी जगह मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, पावर का इस्तेमाल हो रहा है, तो सबको क्लब कर दो और वहां 10 वाला प्रोविजन लगा दो और मान लो कि हर जगह पावर का इस्तेमाल हो रहा है। आपके असर इससे फायदा किसको हुआ? लेबर को फायदा हुआ? नहीं हुआ कि अगर 10 भी लोग हैं तो वहां पे फैक्ट्री एक्ट क्या हो गया? और उनके साथ जाति नहीं होगी। लॉ बनाने का पर्पस, मैंने बोला ना इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जब बताऊंगा तो देखिएगा लॉ बनाने का पर्पस क्या है वो भी हमें समझना पड़ता है कि किस पर्पस के लिए बना। तो पर्पस तो यही था कि जाति किसके साथ ना हो? लेबर के साथ। तो भाई तब जाति नहीं होगी ना जब आप प्रोविजंस के तहत उसको लाइएगा, और वो तब जब वो चीज क्या कहलाएगा? फैक्ट्री पहले कहलाएगा। तो अगर किसी भी जगह पावर का इस्तेमाल हो रहा हो जो किससे जुड़ा है? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से, किसी भी जगह, तो सबको क्लब कीजिए और क्लब करके क्या मान लीजिए कि वहां पावर का इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर है ये? ऐसे ही मैं एक एग्जांपल देता हूं प्रिसिंक्ट्स का आपको। ये तो एक एग्जांपल प्रिसिंक्ट्स का। गन्ना समझते हैं? सुगर केन, केतारी भी बोलते हैं, जिससे चीनी बनता है। चीनी का जो शुगर मिल है वहां पे जो है वो फैक्ट्री के भीतर ही क्या गन्ने की खेती होती है? उसमें पहले कोड़ाई होती है, फिर जो है वो बीज डाले जाते हैं, तब गन्ना बड़ा होगा, पानी, खाद, और तब तैयार करेंगे। कहा नहीं, हम किसानों से क्या खरीदते हैं? और किसान बस अपना पूरा का पूरा खेत बेच देते हैं, जमीन के साथ नहीं। वो कहते हैं कि ये इतना बड़ा जो एरिया है ये आप ले लो और आप अपना खुद से कटाई कर लो, आपको जिस तरीके से कटाई करना है। फैक्ट्री में उतने जगह होते नहीं कि काट करके वहां लाएंगे। तो वो करते क्या है? जिन किसानों ने जगह दे दी वहीं पे जो है वो इनके लोग जाते हैं, किनके? शुगर मिल के जो लोग होते हैं फैक्ट्री के, और वो वहां पे जो है वो गन्ने को काटते हैं और उसके फ्लेक्स मत छील लेते हैं, जो काम हम दांत से नहीं करते हैं। अब आप ही सोचिए कि रामदीन, हरिया, वो क्या दांत से छील छील करके जो है वो अलग करेगा, तब उसका चीनी बनेगा जो हम खाएंगे। तो बड़ा मजा है, वो ऐसे करके छीला होगा, कुछ खा भी रहा होगा और कुछ छील छील के रख रहा होगा। लेकिन रूल यही है कि उसको पहले क्या करना पड़ता है? ऊपर के फ्लेक्स हटाने पड़ते। तो वहां पे वो हाथ वाला ऐसे मशीन रहता है और ऐसे ऐसे करके करते। आप कहिएगा ये भी देखा है? हाँ ये भी देखा है, क्योंकि गलती से गन्ने मिल का भी ऑडिट किया है।
तो ऐसे ऐसे करके उसको क्या करते हैं, हटाते हैं, और हटा करके उसे रखते हैं। एक रामदीन ने ये करके दिया, हड़िया फट से जो एक कटर होता है, और उस कटर को कट 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 मारता है, वो छोटे छोटे टुकड़े में बट जाता है। कभी कभी आप देखिएगा ठेले पे वो ऐसे करके छोटा छोटा गन्ना और ऐसे नेट से ढका हुआ मिलता रहता है। ये उन लोगों के लिए है जो सोफिस्टिकेटेड लाइफ जीते हैं, मतलब उनको फैशन भी चाहिए और उनको गन्ने का स्वाद भी चाहिए। हमें तो गन्ना खाना रहे तो ऐसे करके, लेकिन उसमें जो है वो पूरा का पूरा पोस्टर बनते हैं, थोड़ा ये सब बिगड़ता है। लेकिन आप स्टाइल में जा रहे हैं, आपको खाना है, तो वो उनके लिए ऐसे करके लिया, गन्ने का भी मजा आ गया, तो वो भी बिकता है। वैसे करके वो बना करके कहां भेजेंगे, मिल में भेजेंगे, वहां पे आपके बड़े सारे लोग काम कर रहे हैं। तो ये जगह प्रिसिंक्ट्स कहलाएगा या नहीं, इनको शामिल करेंगे या नहीं करेंगे? वहां तो कोई पावर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लोग हाथ वाले कचिया से कट 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 करके काट रहे होते हैं। कहा कोई बात नहीं है, फैक्ट्री में तो हो रहा है, तो उसमें अगर हो रहा है तो इनको उनको सबको ऐड करो और समझो हर जगह पावर का इस्तेमाल हो रहा है। और तब अगर संख्या 10 हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, फैक्ट्री। नहीं पावर का इस्तेमाल हो रहा है तो कितना हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा। और प्रिसिंक्ट्स का एग्जांपल सुनिए, ऑयल जो एक्सट्रैक्शन होता है, पेट्रोल डीजल ये सब जो है वो समंदर के बीच में होता है। अगर सुनते होंगे तो रिलायंस या बाकी कंपनी का देखिएगा, समंदर के बीच में अलग तरह का एक जहाज जैसा लगेगा, वो उसका ड्रिलिंग सेक्शन होता है, ओएनजीसी वगैरह का ड्रिलिंग सेक्शन होता है। वहां पे बड़े लोग काम कर रहे होते हैं, वहां पे ड्रिल करके समंदर के भीतर, और तब वहां से जो है वो क्रूड ऑयल निकाला जाता है, और तब वो हमारे रिफाइनरी में पहुंचता है, और तब वो प्रोसेस होता है। और उसी क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने से, उसी तेल को, क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने से, उसी से पेट्रोल भी निकलता है, उसी से डीजल निकलता है, उसी से किरोसिन ऑयल निकलता है, उसी से हमारा अलकतरा कोलतार जिससे हम रोड बनाते हैं, और उसी से हमारा ग्रीस जो हम गाड़ियों में लगाते हैं, और उसी से वैसलीन पेट्रोलियम जेली जो हम मुंह में लगाते हैं, ये उसी से निकलता है। सबका बस अलग अलग लेवल है। इतने लेवल तक प्यूरिफाई करेंगे तो पेट्रोल, उसके बाद का हिस्सा डीजल, उससे भी खराब हिस्सा किरोसिन ऑयल। अगर किरोसिन ऑयल जानते होंगे, स्टोव वगैरह में यूज करते थे। उससे भी खराब जो है वो हो गया ग्रीस, उससे भी जो खराब है वो अलकतरा, जिसका इस्तेमाल क्या करते हैं हम, रोड बनाने में करते हैं। और जो सबसे प्यूरिफाइड होता है हिस्सा जेली का, वो कहलाता है पेट्रोलियम जेली, वैसलीन। प्योर पेट्रोलियम जेली है, बिल्कुल नेचुरल होता है। इसीलिए जो है वो देखते हैं बच्चों वगैरह को वैसलीन वगैरह, या डॉक्टर भी रिकमेंड कर देते हैं कि वैसलीन का यूज कर सकते हैं। तो प्योर पेट्रोलियम जेली है, पेट्रोलियम जेली। आग लगा के आप घूम रहे हैं, नहीं है कि पेट्रोलियम जेली। अगर कोई बोले अच्छा बाहर जा रहे हो, जरा पेट्रोल लगा लेना, तो अजीब लगेगा। अच्छा बाहर जा रहे हो, जरा क्रूड ऑयल लगा लेना। लेकिन अगर कोई बोले वैसलीन लगा लेना तो अजीब नहीं लगता, जबकि निकला किस चीज से है, वो निकला तो उसी चीज से है। तो चलिए, क्या अब माने कि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप बना देंगे? मुझे एक बात बताइए, ये बताने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगता। किस चीज को, वो सुनिए कि ये एक्ट एप्लीकेबल है फैक्ट्री के ऊपर। आप भी बोलते ठीक है। अगला कार्रवाई, फैक्ट्री उस जगह को कहते हैं जहां अगर पावर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हो, और अगर पावर का इस्तेमाल होता है तो 10 लोग कम से कम होने चाहिए, और अगर नहीं हो रहा तो कितने लोग होने चाहिए, 20 लोग होने चाहिए अंतिम 12 महीनों में किसी भी दिन के लिए। ये फैक्ट्री हुआ, काम खत्म। मैं भी खुश, आप भी खुश। लेकिन इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब तक आप विजुअलाइजेशन नहीं रखेंगे कि इससे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कैसे करें? क्योंकि हम ये थोड़ा ना पूछने वाले हैं। मेरे जैसे लोगों को मौका मिला तो थोड़ा ना पूछेगा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फैक्ट्री, बिल्कुल ही नहीं। तो पूछेंगे क्या? देयर इज वन कंपनी DNP लिमिटेड हैविंग वन फैक्ट्री प्रीमाइसेस लोकेटेड एज होशियारपुर, वेयर दिस, और वहां प्रिसिंक्ट्स तक के कहानी को भी ले आएंगे, पावर वगैरह सबको ले आएंगे, और तब बोलेंगे एज बीइंग अ होनहार कंपनी सेक्रेटरी गिव योर ओपिनियन एज पर प्रोविजन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट। होनहार बस हटा दीजिए, वो तो आप ऑलरेडी हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है। क्लियर है? अब यहां से कुछ भी पूछेगा तो बता देंगे या बोल्ड होकर के आएंगे? तो एक क्वेश्चन इससे पूछेगा सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरा क्वेश्चन अप्लाइड, जिसको केस लॉ कहते हैं। तो यहां आप कहीं मार्क करके लिख लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट,
केस लॉ, और ये काम आपका है। ऐसे ही किसी भी जगह जहां भी मैं ये बात बोलूं कि इस तरीके से केस लॉ है, और काम आपका क्या है, जब घर जाइएगा तो एक ऐसे ही करके जो है वो केस लॉ वर्ड जरूर लिखिएगा कि सर ने बोला है कि ऐसे करके यहां क्या हो सकता है, केस लॉ। और मैं जब आपका टेस्ट लूंगा तो वैसा ही क्वेश्चन हो सकता है। तो वो परेशान करने के लिए नहीं है, आपको क्या करने के लिए है, तैयार करने के लिए। तो अभी जो है बस बच के चलें या इन चीजों को जो है वो क्लियर करके चलें। तो इसीलिए आप भी थोड़ा दम लगाइएगा, ये नहीं कि सर केस लॉ वगैरह छोड़ते हैं। अब आप इसको पहले डन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। डन कीजिए फटाक से। एक और रिक्वेस्ट है, जब आप चीजों को लिख रहे होंगे तो प्लीज उस समय कोई और बात दिमाग में मत रखिएगा। एक होता है ना कि लिखते वक्त थोड़ा बातचीत कर लेते हैं कि कब कब निकल रहे हो, यहां के बाद कहां चलना है, आज का बाकी क्या प्रोग्राम है। प्लीज बस ये 2 घंटे मुझे 1.5 घंटे दे दीजिए, सिर्फ इसी बात को ध्यान में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए लिखते रहिए। देखिएगा रिवीजन आसान हो जाएगा। डन, करे बातचीत आगे। चलिए, हम लोगों ने सबसे पहले जो है फैक्ट्रीज एक्ट स्टार्ट किया। इसमें देखा कि फैक्ट्रीज एक्ट का प्रोविजन एप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ उस जगह होगा जिस जगह का नाम क्या है, सारे फैक्ट्री पे। और फैक्ट्री को हमने डिफाइन किया जहां पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा हो किसी भी हिस्से में, इंक्लूडिंग प्रीसिंक्ट्स। अगर वहां पावर का इस्तेमाल हो रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो जो हिस्सा है, उन जगहों पे जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी संख्या 10 होनी चाहिए कम से कम पिछले 12 महीनों में। अगर पावर का इस्तेमाल किसी भी जगह हो रहा है तो, और किसी भी जगह पावर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो वो एक्युमुलेट होकर के जो है वो कम से कम कितने होने चाहिए, 20 होने चाहिए। कितने दिनों में, अंतिम 12 महीने में किसी भी दिन के लिए, बशर्ते किनको छोड़ करके, कैजुअल वर्कर को छोड़ करके। क्लियर है। अब देखिए यहां से अगर आपको यह समझ में आ गया तो इसके बाद आता है लिखना। जरूरी नहीं कि आप इसे ऐसे करें या इस तरह से करें, आपका लैंग्वेज वो हो सकता है, लेकिन लैंग्वेज से बात यही निकल करके आए। और हम एग्जाम में जब मार्क्स दे रहे होते हैं तो क्या देख रहे होते हैं कि बच्चे ने जैसे भी लिखा है, एक पॉइंट में क्या मैन्युफैक्चरिंग वर्ड लिखा है, हाँ लिखा है मैन्युफैक्चरिंग। बच्चे ने क्या प्रीसिंक्ट्स वर्ड क्लियर किया है, प्रीसिंक्ट्स वर्ड का जिक्र किया है, हाँ किया है। अगर मान लीजिए 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स में रहे तो हम ढूंढेंगे मैन्युफैक्चरिंग वर्ड है, हाँ है, प्रीसिंक्ट्स वर्ड है, हाँ है, पावर का इस्तेमाल वाला वर्ड है, हाँ है, 10 और 20 है, हाँ है। क्या वहां पे बच्चे ने जो है प्रीवियस
12 ईयर का जिक्र किया? हां है। क्या कैजुअल वर्कर वर्ड डाला हुआ है? हां है। अब हमें ये 6 चीज चाहिए वहां। ये नहीं कि आप ऐसे ही लिखिए, 6 एस्पेक्ट चाहिए। आपके कंटेंट में क्या होना चाहिए? ये 6 चीजें होनी चाहिए। अगर ये 6 चीजें हैं और 3 मार्क्स का है तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग 3 मार्क्स, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा आपको कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन क्यों ज्यादा अटेम्प्ट करने चाहिए। क्योंकि हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि किसी को आप जो है फ्रैक्शन में मार्क्स नहीं करेंगे। तो अगर बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है तो अगर 3 में 2 देगा तो कितना परसेंट होगा वो देखिए, 66.66। डिवाइड करके दिखाऊं क्या? 2 को 3 से अगर करते हैं तो ये हो गया आपका, 2 को आपने 3 से क्या किया? डिवाइड किया, तो ये आपका जो होगा वो क्या होगा? 0.66। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने जो है वो क्या, यानी कि 66%, अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो 3 में अगर आपने जो है 2 दिया तो कितना परसेंट हो गया? 66%। लेकिन बच्चे ने ऐसा लिखा है कि उसको मिलना चाहिए 80 मार्क्स, 80%। एकदम ध्यान से समझिएगा, 80%। अब यहां पे जो है बस एग्जामिनर पे वैरी कर जाता है। और अगर आपको ध्यान हो, मैंने मॉडरेशन वाला जो एक चीज बताया था वो इन्हीं क्वेश्चंस के कारण होता है। अब तो वो कह रहा है कि बच्चे ने तो सारे के सारे ये 6 एस्पेक्ट्स लिखे हैं। अगर लिखे हैं तो उसे जो है वो पक्का 3 मिलेगा, लेकिन अगर एक छूट गया तो उसे लगता है कि अब इसे 100 नहीं, इसे 80% मिलना चाहिए। लेकिन 80% तो दे नहीं सकते, या तो 2 दीजिएगा या 3 दीजिएगा या 1 दीजिएगा। तो वैसे केस में जो है वो 3 देते हैं। और 3 मार्क्स वाले में 3 बहुत आता है। आप सोचिए 100 मार्क्स आ गए आपको। आपके सर ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, सत्य घटनाओं पर आधारित चीज बता रहा हूं। तो तब इसमें 3 आता है। और अगर आपने कुछ क्वेश्चन में 3 ले लिया तो सोचिए 100% ले लिया, इज्जत बचाने में काम आएगा उस क्वेश्चन में जिसमें 1 आ रहा है। क्योंकि 1 आने का मतलब हो गया 33%। 3 में अगर 1 आया तो इसका मतलब पास नहीं हो रहे हैं, ये काम आ जाएगा उस समय। तो इसीलिए जो क्वेश्चन आता रहे उसमें समझिए कि कितने चीज लिखने हैं। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही लिखिए, लेकिन ये 6 चीज क्या कर दीजिए, उसमें लिख दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। आइए अब, अगर कोई जगह डिक्लेयर हो गया कि वो जगह क्या है? फैक्ट्री। तो अगर वो जगह फैक्ट्री है तो वहां पे कौन से एक्ट अप्लीकेबल होंगे? तो भैया फैक्ट्रीज एक्ट अप्लीकेबल होंगे। इसका मतलब क्या है? फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजन आप क्या करेंगे? वहां फुलफिल करेंगे। और ये जिम्मेदारी जो है वो ऑक्यूपायर की है, मालिक की है, ओनर की है कि वो सारे प्रोविजंस क्या करे? कंप्लाई करे। कौन कौन से प्रोविजन? आसान शब्दों में हमने पढ़ा ही हुआ है। सेफ्टी का प्रोविजन, काम कितने देर कराएगा, कौन सा फैसिलिटी देगा। तो अब सबसे पहले देखिए, एम्प्लॉयर टू इंश्योर हेल्थ ऑफ वर्कर पर्टेनिंग टू व्हाट? क्लीनलीनेस, डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज एंड इफ्लुएंस। इसका मतलब है कि साफ सफाई वहां होना चाहिए और वेस्टेज को क्या करेंगे? सही तरीके से डिस्पोज करेंगे। आप कहिएगा इसका मतलब है कि यह जिम्मेदारी है किसकी? फैक्ट्रीज एक्ट के सारे कंप्लायंसेस को फुलफिल करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? ओनर, जिसको ऑक्यूपायर कह देते हैं, मैनेजर कह देते हैं, उनके ऊपर है। इसका मतलब है टाटा कंपनी के मालिक रतन टाटा सुबह सुबह एक बाल्टी लेंगे, उसमें फिनाइल डालेंगे, एक पोछा लेंगे और फैक्ट्री में पहुंच जाएंगे और चमकाते रहेंगे फर्श को। क्यों नहीं करेंगे? आप खुद देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लीनलीनेस। और देखेंगे कि जो पाइप में गंदगी वगैरह है वो ठीक से निकला है नहीं, तो नाला वगैरह खोल करके ऐसे ऐसे जो एमसीडी वाला करता है वैसे कर रहे होंगे सुबह सुबह पहुंच करके। लॉ तो ऐसे ही बोला है, क्योंकि ये जिम्मेदारी किसके ऊपर है? ऑक्यूपायर, जिसको हम ओनर कहते हैं। तो टाटा कंपनी के ओनर तो आपको पता है, रतन टाटा। ऐसे ही कुमार मंगलम बिरला, आजिम हसन प्रेम जी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, सब सुबह सुबह रामू काका बन के निकलेंगे। जैसे हम मोहल्ले में देखते हैं कार साफ करने वाला घूम रहा होता है सुबह सुबह, नहीं होता है? एक बाल्टी में बनेगा, सबका साफ कर रहा होता है। कहा कि नहीं, आप थोड़ा गलत समझे। है तो प्रोविजन ऑक्यूपायर के ऊपर, लेकिन यह नहीं लिखा हुआ है कि वो स्वयं ये काम करे। इसके लिए भी जो है वो किसी को अपॉइंट करे, लेकिन करे इसके लिए, ये नहीं कि इससे क्या मिलना है, इससे फैक्ट्री का प्रोडक्शन थोड़ा ना बनेगा।
ऑब्वियस सी बात है। तो वो क्या चाहेगा, रहने दो ना गंदगी में, यही तो रहते हैं, हमें कौन सा, हमें तो एसी वाले केबिन में बैठना है। रतन टाटा क्या फैक्ट्री में घूम रहे होते हैं, या वो वहां काम कर रहे होते हैं? कहा कि नहीं। तभी तो ये रूल बनाया गया कि वहां पे क्या रहना चाहिए, साफ सफाई रहनी चाहिए, क्लीनलीनेस होना चाहिए, और अगर वेस्ट पार्टिकल हैं, इफ्लुएंस, गंदगी, तो वो सही तरीके से इमिट होना चाहिए। क्यों? ढका हुआ हो, क्योंकि बहुत सारे से जो है रेडिएशन निकल सकता है, केमिकल वगैरह रहता है। आप ही सोचिए ना, जहां पे केमिकल बनता होगा वहां पे वेस्ट नहीं निकलता होगा। वो वेस्ट अगर पाइप में ढक करके नहीं निकले तो उसका जो स्मेल होगा। 2 दिन पेंट होता है, याद है आप जब क्लास शुरू किए थे, पेंट का स्मेल आपको आता था, पेंट का। तो सोचिए जब पेंट का ऐसा स्मेल आता है कि आप लगातार नहीं बैठ सकते हैं 2 घंटे। 2 घंटे क्या, 2 मिनट में लगने लगता है कि सफोकेशन जैसा। सोचिए केमिकल वगैरह, मजबूरी में काम कर रहा होता है। इसीलिए बोला गया कि क्या रहना चाहिए, क्लीनलीनेस। आप कहेगा अगर नहीं है तो घबराते क्या है, फाइन पेनल्टी पढ़ेंगे, पहले प्रोविजन तो पढ़ लेते हैं और तब देखेंगे कि अगर नहीं सफाई रहा तो क्या होगा, किस डर से वो करते हैं। वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, डस्ट एंड फ्यूम। ये क्या हुआ, वेंटिलेशन, प्रॉपर जो है वो हवा आनी चाहिए ताकि लोग क्या कर सके, सही तरीके से ब्रीद कर सके, सही तरीके से सांस ले सके। टेम्परेचर, डस्ट एंड फ्यूम, किससे रिलेटेड ये सारा बात है, हेल्थ से रिलेटेड। जैसे देखिए अगर यही टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है तो भी आपको ठंड लगने लगता है, और अगर जो है वो ज्यादा गर्मी रहे तो भी दिक्कत होने लगता है। तो कम में भी दिक्कत, ज्यादा में दिक्कत। तो इसका मतलब क्या, रामदीन को हम एकदम एसी में रखें, रामदीन हर राम खिलावन जो एकदम एसी में रहेगा? बोला गया कि नहीं। टेम्परेचर का मतलब ये नहीं हुआ कि बिल्कुल आप एसी में उसे रखें, लेकिन एक रीजनेबल टेम्परेचर होना चाहिए। ये नहीं कि जहां वो काम कर रहे हैं वहां पे जो है वो एकदम जलते हुए जो है वो टेम्परेचर में वो काम करे। जरा सोचिए फैक्ट्री में जहां पे बॉयलर सेक्शन होता है, बॉयलर सेक्शन समझते हैं, जहां चीजों को गर्म किया जाता है। अंदाजा लगाइए जहां पे आपके लोहे को मेल्ट किया जा रहा है वहां टेम्परेचर क्या होगा, इमिट भी हो रहा होगा तो कैसा टेम्परेचर होगा। देखिएगा कितने बार अगर आप गूगल वगैरह पे डालेंगे तो आपको दिखेगा कि जहां पे लोहे वगैरह का जो है वो मेल्टिंग वगैरह होता है, वो सीन देखिए तो लगेगा अरे ऐसे करके है। कहा गया कि टेम्परेचर प्रॉपर डस्ट एंड फ्यूम का, इसका मतलब कहा डस्ट एंड फ्यूम उसी लेवल का होना चाहिए जितना लॉ में प्रिस्क्राइब है। जैसे सीमेंट फैक्ट्री, देखते होंगे सीमेंट जब कोई उठाता होगा, समझते हैं सीमेंट जिससे घर बनता है, वहां पे देखिए कितना अजीब तरह का डस्ट उड़ा होता है, एंड दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल। हम और आप जो घर में मार्बल और पत्थर लगाते हैं जहां इसकी कटिंग होती है, वहां पे जो लोग काम करते हैं उनको सिलिकोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। या भी ऑडिट के लिए जाइएगा तो लिखना पड़ता है कि कितने मजदूर को सिलिकोसिस हो चुका है, उस अकॉर्डिंग ऑडिट पर हम लोग रिपोर्ट देते हैं। कंपनी सेक्रेटरी को ही राइट है लेबर लॉ का ऑडिट करने का, किसी और को पावर नहीं है लेबर लॉ का ऑडिट करने का। और ये 2 साल पहले आपको आया, तभी तो इतने डिटेल में चीजों को पढ़ाया जा रहा है कि जाकर के क्या कर सके, आप ऑडिट कर सके। प्रोविजन पता ही नहीं रहेगा, ऑडिट क्या करेंगे। बस इसीलिए डस्ट और फ्यूम रीजनेबल लेवल पे होना चाहिए। भाई धुआं निकलेगा ही, लेकिन क्या होना चाहिए, उसका प्रॉपर जो है वो इमिट करने का तरीका होना चाहिए ताकि वहां के लोगों को दिक्कत ना हो। ओवर क्राउडिंग, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन एंड लाइटिंग। कहा गया ओवर क्राउडिंग, जरूरत से ज्यादा लोग नहीं होंगे छोटे जगह पे। कहा इसका मतलब थोड़ा आप खुलापन रखेंगे, ये नहीं कि सारे मजदूर फटाफट इसी काम को जल्दी जल्दी यहां पे करो, क्योंकि अगर ओवर क्राउडिंग होता है तो आप देखते हैं एक्सीडेंट वगैरह होता है किसी भी जगह। आप जैसे अभी बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, भाई जितनी कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग ही बैठेंगे ना। लेकिन जरा सोचिए इसी जगह पे जो है वो 500 लोगों को खड़ा कर दिया जाए, मस्त मजा। फिर आप मुझे लुटाना शुरू करेंगे, सर ये लो 500 लोग, तो ये लो 500 लोगों से लेते रहो। कह रहे कि ओवर क्राउडिंग से एक्सीडेंट का खतरा। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन समझते हैं, ह्यूमिडिटी समझते हैं, नमी। आप सुनते हैं कि जैसे अभी हम लोग कह रहे हैं यार बड़ा ह्यूमिडिटी है, बारिश के बाद हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो बारिश के बाद ये ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, वही जो बूंदे हैं वो बूंदे एटमॉस्फेयर में अटके हुए हैं, इसीलिए क्या है, ह्यूमिडिटी है। और ह्यूमिडिटी से क्या होता है, हमें ब्रीथ करने में दिक्कत होता है, सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। जब हवा नहीं चलता है बारिश के बाद तो हमें दिक्कत होता है। कह रहे कि यहां आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब बहुत बड़े बड़े ऐसे प्लांट होते हैं जो इतने ज्यादा गर्म होते हैं कि अगर लगातार उन पे पानी ना डाला जाए तो वो ब्लास्ट कर जाएगा। लेकिन वो जिस चीज को प्रोड्यूस करता है वो हमारे लिए जरूरी है, इसलिए हमें वो काम करना पड़ता है। एसी का आपने सेंट्रलाइज प्लांट देखा है? अगर कभी मौका लगे दिल्ली विश्वविद्यालय अगर आप कभी उतरे मेट्रो स्टेशन,
तो वहां पे बाहर में यूनिवर्सिटी साइड में बाहर में ही लगा हुआ है एसी का सेंट्रलाइज प्लांट। बाकी मेट्रो पे तो नहीं मैंने देखा है, मेरे इलाके में पड़ता है डीयू। मतलब ये नहीं कि मैं भाई हूं इस इलाके का, लेकिन मैं उधर रहता हूं इसीलिए मैंने बोला। तो आप जब डीयू उतरेंगे और यूनिवर्सिटी कैंपस के तरफ जाने के लिए इधर से मिरिंडा हाउस तरफ अगर आपको जाना रहे तो उस साइड से अगर निकलते तो वहां पे बहुत बड़ा सेंट्रलाइज एसी का प्लांट है। उस पे आप लगातार देखिएगा पानी गिराया जाता है, ऐसे ऐसे करके नहीं, सिस्टम बना हुआ है कि लगातार पानी उस पे क्या होता रहेगा। सोचिए जरा, जो हम लोगों को इतना ठंडा कर देता है कि हम लोग प्लानिंग कर रहे होते कि अगले दिन से एक स्टॉल या कंबल जरूर लेकर के आएंगे, पता नहीं किस एसी को बंद करें, किसको क्या बोले, दिक्कत होगी तो एक ओढ़ लिया करेंगे। सोचिए वो इतना गर्म होता है वो मशीन जो हमें इतना ठंडा करता है कि उसके ऊपर लगातार पानी डालें नहीं तो वो पाइप फट जाएगा, क्योंकि ज्यादा गर्म होगा तो क्या होगा, वो फट जाएगा। अब जब वहां पे गर्म चीजों पे पानी गिरेगा तो वहां भी ह्यूमिडिटी क्रिएट होगी या नहीं। इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल, क्योंकि आप आर्टिफिशियली प्लांट पे गिरा रहे हैं ना। कह रहा है वो एक लेवल पे होना चाहिए। लाइटिंग, ताकि लोगों को क्या हो, दिखलाई दे। तो लाइटिंग का क्या मतलब, जैसे डीजे में होता है वैसा डिक्चिक ढैंग वाला, ताकि रामदीन राम खिलावन सब डांस करता रहे। कहा नहीं नहीं, यहां लाइटिंग का मतलब यह हुआ कि उतना लाइटिंग होना चाहिए जिसमें वो चीजों को क्या कर सके, देख सके। आप कहिएगा सर इसकी भी दिक्कत होती है, कभी किसी फैक्ट्री में विजिट जरूर कीजिएगा। एक वेल फैक्ट्री और एक जहां पे जो है गलत तरीके से काम करा रहे होते हैं। आप देखिएगा पहले ही आपको अंधेरा अंधेरा जैसा दिखता रहेगा और वो जैसे तैसे काम कर रहे होते, कभी किसी के हाथ में लगता है, कभी किसी के पैर में लगता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूनिट बहुत महंगा है। मतलब जो यूनिट वहां पे होते हैं ना, कमर्शियल यूनिट, वो काफी महंगा होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो वो हर तरह का जो है वो कंजूसी, बोला कि नहीं प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए। लॉ में लिखा हुआ है। आप कहे सर लाइटिंग कमजोर रहा तो भी पेनल्टी है, आगे बताऊंगा पेनल्टी। ड्रिंकिंग वाटर एंड स्पिटन्स, पीने का पानी, और कहीं पे भी अगर किसी को स्पिट करना रहे, थूक वगैरह फेंकना रहे, तो उसका जगह बना हुआ होना चाहिए। आप कहिएगा सर इस चीज का इंतजाम ये कौन सी बात हुआ, बहुत बड़े शहंशाह हो गए। ये तो पहले के जमाना में देखता था कि जो है वो बड़े बड़े जो है वो नवाब वगैरह पान खाते बोलते अब बेगम जो सो पिकदान देना आप पूछ। तो ये तो उन नवाबों को देते थे, तो ये इतने बड़े नवाब हो गए। कहा गया कि नहीं, जब आप किसी भी जगह काम करेंगे तो आप देखिएगा अगर आपको ज्यादा जो है वो पसीना वगैरह आएगा तो वैसे केस में जो है वो आपको अलग तरह से स्पिट भी आता रहेगा। नहीं फेंकेंगे तो अजीब तरह से नमकीन और ये लगता है और उसमें वोमिटिंग टेंडेंसी आती है। तो इसके लिए वो बनाया जाता है और कहा गया कि वो वहां क्या होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। ये किस चीज के लिए उनके है, हेल्थ ऑफ वर्कर। रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल ऑफ फैक्ट्री, कहा गया कि कोई भी फैक्ट्री अगर शुरू होने वाला है तो किनसे पहले परमिशन ले ले, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री। ये सरकारी नौकरी होती है और लोग जी जान से लगे रहते हैं इस नौकरी के लिए। क्यों? क्योंकि इस नौकरी के बाद दहेज बड़े अच्छे मिलते हैं। वो अभी कौन सा मूवी आ रहा है, गवरिया जोड़ी, जवरिया जोड़ी। तो जवरिया जोड़ी वो चुरा करके शादी कराने वाला, इसीलिए चुरा करके शादी कराने वाला बिहार यूपी में होता है क्योंकि बहुत खराब कल्चर है वहां पे दहेज का। यानी कि अगर कोई सीएस है, रेट तय है 30 लाख रुपया, साथ में चार्टर्ड भी है 10 लाख, और माँ पापा भी जो है वो जॉब में है 20 लाख, और दादाजी ने बड़े जमीन खरीदे हुए घर में 20 लाख, और लड़का करोड़ का। अगर आईएएस है तो ये, आईपीएस है तो ये, तब बोलते हैं अच्छा। और उसी में जो गरीब घर के रहते हैं वही उठा के क्या करते हैं, लेकर के जाते हैं और शादी कराते। उसी पे आपका शायद ये मूवी, मैंने देखा नहीं बस सुना है। कह रहे हैं कि ये सरकारी नौकरी है और इसका एग्जाम आपका जो है वो यूडीसी के जरिए होता है, अपर डिविजनल क्लर्क वगैरह। यानी कि इनसे परमिशन लेंगे क्या बनने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए। क्यों भाई? ताकि हमें पता रहे कि फैक्ट्री कहां कहां है, तभी तो जाकर के एकाएक देखेंगे हाँ भाई क्लीन है या नहीं, डिस्पोजल है या नहीं। और वो देखते क्या है, अगर लॉ के अकॉर्डिंग चले तो उनका काम हर दिन जाकर के, हर दिन नहीं एट रैंडम जाकर के क्या करे, रेड करे। करते जरूर हैं लेकिन देखते भी हैं। लेकिन अगर आपने सही इन्वेलप दे दिया तो वो वापस आ जाते हैं। इन्वेलप सही नहीं दिया, इन्वेलप का वजन कम रहा तो फिर फैक्ट्री बंद हो जाती है। चलिए इतना डन कीजिए, फिर आगे बढ़ते। ये मत लिख दीजिएगा, ये एग्जाम का पार्ट नहीं था, कट। कौन सा? इन्वेलप वाला पार्ट नहीं लिखेंगे। अगर पूछा हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन से कंप्लायंस करने हैं तो ये 4 है। डन कीजिए, फिर बात करते हैं।
आप मुझे यह बता सकते हैं इस स्लाइड से एक क्वेश्चन क्या फ्रेम कर सकता है? लिखते रहिए और इस बात को सोचते रहिए कि इससे क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकता है। कि बस मैंने बोल दिया जय माता दी, बता दिया, लिख लिया आपने, मैंने क्या बोला आपको? हर जगह से आपको क्या निकालना पड़ेगा कि कैसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तभी आप कंफर्टेबल रहेंगे एग्जाम में। इससे ज्यादा कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन एक क्वेश्चन निकल सकता है। व्हाट आर द, उसके लिए तो और बहुत चीज पढ़ना पड़ेगा, अभी तो हम प्रोविजन ही पढ़ रहे हैं। हां, अगर आपसे पूछ देगा व्हाट आर द प्रोविजंस अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, तो उसका तो अभी आप जवाब ही नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अभी आप बहुत कम पढ़े, अभी तो बहुत कुछ पढ़ाऊंगा और तब बताऊंगा कि उतना कैसे लिखेंगे 3 मार्क्स में, कि कहां कहां से लिखना रहेगा। लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा कि व्हाट आर द प्रोविजन रिलेटेड टू प्रोटेक्टिंग द हेल्थ ऑफ वर्कर अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, तब ये वाला बात आपको लिखना रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। डन है? आप दोनों राजा बन गए। उसी को बोलते राजा बनना, जो पहले लिख लिया। डन? बढ़े आगे। हमने सबसे पहले क्या देखा, किस चीज को हम फैक्ट्री कहते हैं, वो हमने पढ़ लिया। फिर हमने शुरू किया पढ़ना कि फैक्ट्रीज एक्ट के अलग अलग प्रोविजन क्या है, क्योंकि वही तो हमें पढ़ना है। और फैक्ट्रीज एक्ट के जितने भी ये प्रोविजन है, इन सबको अवेलेबल कराने की जिम्मेदारी किसके ऊपर? उस वर्ड को कहते हैं ऑक्यूपायर, जो कि कंपनी का क्या होता है? ओनर होता है, या उनको उसको मैनेजर कह देते हैं। हमने हेल्थ से रिलेटेड देख लिया। और कोई प्रोविजन है? का ढेर सारे हैं। सेफ्टी मेजर्स, ध्यान से अभी सुनिएगा तब लिखिएगा। सेफ्टी मेजर्स, फेसिंग ऑफ मशीनरी। अगर मान लीजिए कोई कहीं काम कर रहा है फैक्ट्री में, कह रहे हैं कि वर्क ऑन नियर मशीनरी इन मोशन, कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा मशीन है जो मोशन में है, यानी कि जो लगातार मूव करता है, जैसे कटर हो गया, कह रहे हैं कि उन मशीनों के नजदीक में किसी को काम करना पड़ेगा या नहीं? क्यों नहीं करना पड़ेगा? वहां पे जो छोटे छोटे पीस करने हैं लोहे के, उसमें नजदीक में बस आयरन के रॉड को डालना है, वो कटर कट करता जाएगा, वो ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे हो रहा है। वहां नजदीक में लोग हैं। कहा गया कि अगर वहां पे कोई जा रहा हो और वो कटर कट कट कर रहा हो खुद से, अगर कोई ठीक उसी जगह स्लिप हो जाए तो हो सकता है या नहीं हो सकता? घर में हम चल रहे होते, रोड पे चल रहे होते, आपको पता रहता है कहां पे आप गिरेंगे कहां नहीं। आप कितने बार देखिएगा, बिल्कुल सही है, रोड भी ठीक है, फिर भी पैर घूम जाता है, नहीं होता है? बिल्कुल प्लेन में ही पैर घूम जाता है। स्लिप नहीं किया, स्लिप के लिए तो मान लिया कि भाई प्लेन था तो हो गया। घूम जाना जिसको कहते हैं, ऐसे हो जाना। कह रहे हैं कि ऐसा अगर चीज हुआ तो बैलेंस बिगड़ता है, बैलेंस बिगड़ा तो हम गिर भी सकते हैं। अगर गिरे और वो कटर चल रहा है, जस्ट इमेजिन, रामदीन काम कर रहा है, बैलेंस गड़बड़ाया, गिरा, कटर छोटे छोटे। कह रहे हैं कि क्या हो इसके लिए? बोला कि यहां पे प्रॉपर उसका क्या होना चाहिए? फेंसिंग होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए कि अगर कोई गिरे तो उस एरिया में ना चला जाए। इंप्लॉयमेंट प्रोहिबिशन ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन। डेंजरस, अब यंग पर्सन कौन है आगे बताऊंगा। यंग पर्सन का मतलब है एक एज दिया हुआ है कि जिसकी उम्र इतने से इतने हैं, उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? और इसमें 2 तरह के लोग आते हैं, एडोलसेंट आते हैं, करेंगे बात, इसलिए भी नहीं कह रहा। यंग का मतलब हुआ एक खास उम्र और उम्र कम है उसकी। ये नहीं कि प्रोहिबिटेड वो नहीं है, कह रहे हैं जो यंग पर्सन है उसको किस जगह काम करने नहीं देंगे?
जो 14 ईयर से कम है उसको तो काम ही कराएंगे नहीं फैक्ट्री में, लेकिन जो 14 से ज्यादा है और 18 तक का ही है, उसमें दो कैटेगरी बना हुआ है। एक आपका जो है वो 14 और 15 के बीच का है, एक 15 और 18 का है, क्योंकि 18 से ऊपर वाले जो है वो हमारे मेजर में आते हैं, तो ये यंग कैटेगरी में आते हैं। कहा कि इनको डेंजरस जगह पे काम नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि अभी ये उतने बड़े नहीं हुए हैं, ग्रोथ कहिए मेंटली फिजिकली उतना नहीं है कि वो क्या करें, उन खतरनाक जगहों पे काम करें। ये किससे रिलेटेड प्रोविजन है वो देख लीजिए, सेफ्टी। इससे पहले कौन सा था? हेल्थ। थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने बार बार बोला, पढ़ तो बहुत अच्छा लिया आपने, बाहर खुश भी हैं, वो बड़ा मजा आया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, सब कर लिया, एग्जाम में लिखना भी तो है। तो याद रखिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा, उससे पूछ सकता है हेल्थ मेजर, और इससे क्या पूछ सकता है? सेफ्टी मेजर्स। स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर। जो पावर को जो है वो ऑन और ऑफ करने के लिए इक्विपमेंट रहे, वो ऐसा होना चाहिए कि उसको ऑफ करें तो ऑफ हो, ये नहीं कि उसको ऑफ करने जाए तो खुद लटक जाए। और ऐसा बहुत सारे जगहों पे हुआ है। उसके जो लीवर होते हैं जो गिराया जाता है, बहुत सारे फैक्ट्री में वो लोहे का होता है। अब जरा सोचिए, आपको अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो, अक्सर आप सुनते होंगे बारिश वगैरह में कहीं पे पोल में करंट आ गया, कुछ आ गया, सोशल मीडिया पे भी चलता रहता है, ऐसे कोई गया लटक गया पोल में ही, क्योंकि पोल पकड़ के क्रॉस करना चाह रहा था, पानी था ना, लटका ही रह गया। और ऐसा इंसिडेंट, मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे में अगर फैक्ट्री में कहीं पे कुछ मिसहैपनिंग और आप गए क्या करने के लिए, लीवर खींचने, ताकि लाइट क्या हो जाए, चला जाए, और अगर किसी को झटका लगा है तो क्या हो जाए, बच जाए। पता चला वो तो बच गया, आप लटक गए। कहा गया कि ये कैसे जगह होना चाहिए, स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस, जो पावर कट करने के लिए एक तो इजीली एक्सेसिबल हो, ये नहीं कि आग वगैरह लगा है तो उस वहां तक पहुंचने से पहले और मर जाइएगा। अरे भाई, वो ऐसे जगह हो कि आसानी से उसको क्या किया जा सके, ऑफ किया जा सके और ऑन किया जा सके। सेल्फ कटिंग मशीन्स, कह रहे कोई भी मशीन जो सेल्फ कटिंग मशीन्स हैं, उन मशीन्स में इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि अगर वहां नीचे कुछ भी नहीं है या हार्ड चीज नहीं है तो वो मशीन एक कट के बाद क्या हो जाए, रुक जाए। और ये उसमें सेट किया जाता है कि जैसे लोहे को आप कट करते हैं तो मशीन को एक खास लेवल का फोर्स लगाना पड़ता है। फोर्स के लिए न्यूटन वर्ड यूज करते हैं, तो उसमें लिखा रहता है कि इतने न्यूटन तक का उसको अगर फोर्स लगाना पड़ रहा है तो ही लगाएगा, अगर उससे कम लगाना पड़ रहा है तो मशीन रुक जाता है। ऐसा इसीलिए ताकि अगर कोई दूसरा पार्टिकल उसके नीचे आ जाए तो मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। जैसे आपके दिल्ली मेट्रो में भी एक डिवाइस लगाया गया है। इस डिवाइस से जैसे ही मेट्रो के आगे एक खास डिस्टेंस में कुछ आएगा ऑब्स्टेकल, खुद ब खुद इमरजेंसी ब्रेक इम्पार्ट हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए जब तक कोई देखेगा, मतलब ड्राइवर, तब तक कोई आगे कूद गया तो उसमें लगा हुआ सेंसर लगा हुआ कि इतने पे आएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो है वो ब्रेक इम्पार्ट हो जाएगा। यही काम उन्होंने वहां किया हुआ है कि अगर इतने न्यूटन का नहीं लग रहा है, क्योंकि कट करने के लिए तो ज्यादा फोर्स चाहिए ना, अगर उतना नहीं लग रहा है तो वो क्या करेगा, रुक जाएगा। ये सेंसर लगाएंगे किसमें, सेल्फ कटिंग मशीन्स में। केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी, मशीन को जो आप रखेंगे वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो सही केस में रहे, ताकि वो हिल करके डुल करके नीचे ना गिरे। टाइट करना जिसको कहते हैं, नट वोल्ट से प्रॉपरली जो है वो क्या रहे, टाइट रहे। आप देखते होंगे कि कितने बार, कभी आपको आटा मिल गए हैं जहां गेहूं की पिसाई होती है, नहीं मौका लगा होगा, क्योंकि अब तो घरों में सीधे पैकेट वाला आता है। जब मैं छोटा था तो हमारे घर में जो हम लोग गरीब लोग थे ना, तो मम्मा जो है वो गेहूं को पहले धोती थी, फिर उसे सुखाया जाता था और हम उसकी पहरेदारी कर रहे होते थे, कबूतर से बचाते थे ताकि वहां पे कबूतर आकर के गंदा ना करे। और ये काम हमें बहुत पसंद था, क्योंकि इस काम को करने पे हमें पढ़ना नहीं पड़ता था। तो हम धूप में जो है वो मम्मा के इशारे का टेंट लगा देते थे और आराम से नीचे बैठ के कबूतर की रखवाली कर रहे, आराम से खेल रहे होते थे भीतर। उसके बाद उसे लेकर के मशीन जाना रहता था। मशीन में देखेंगे कि वो एक ऐसे करके डालता था गेहूं को, और आपके गेहूं पिस करके आपको पैसे वो लेता था केजी के हिसाब से। उसमें कभी अगर देखिए तो ढक 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 ऐसे करके हिलता रहेगा, अगर ठीक से नट वगैरह नहीं लगा हुआ है तो। या कभी कोई ग्रामीण सेवा गाड़ी देखिएगा, ग्रामीण सेवा जो जिसपे 7 8 10 लोग बैठते हैं, वो वाली गाड़ी, उसका जो मशीन रहता है, मैं एक दिन देखा था पीछे मशीन, ऐसा लग रहा था कभी भी गिर करके रोड पे गिर जाएगा, और वो बिंदास भगाए जा रहा है। तो कहा गया कि मशीन वगैरह जो है, मशीन वगैरह प्रॉपरली क्या होना चाहिए,
टाइट होना चाहिए और सही केस में होना चाहिए। केस का मतलब अलमीरा जैसा, जहां पे जो है वो डिसमेंटल ना हो, गिरे नहीं, टूटे नहीं। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन नियर कॉटन ओपनर। वुमेन को और खास करके किसको, चिल्ड्रेन को, कॉटन ओपनर। कॉटन ओपनर का मतलब होता है जब आप टेक्सटाइल के किसी भी फैक्ट्री में जाएंगे तो वहां पे कॉटन को जो है वो पहले जो है वो ऐसे ऐसे करके जो है वो छुड़ाया जाता है, तब उससे जो है वो चीजें, जहां मैट्रिसेस वगैरह भी बनते हैं। उसका एग्जाम्पल मैं आपको घर में बताता हूं। कभी ऐसा हुआ है कि घर में आप लोगों ने रजाई वगैरह जो है वो बनवाया हो, मम्मा बुला के लाती है बंदे को, ऐसे करके रखेगा, धन 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 ऐसे कर करके रुई को जो है वो धुन रहा होता है, तो उससे जो है रजाई गर्म ज्यादा हो जाता है, जितना अच्छे से वो ये करेगा, मतलब उसके रेसे रेसे अलग करना। तो बड़े बड़े जो आपके हैं जो कॉर्लॉन और ये सब हैं, वहां भी ऐसे वैसे थोड़ा हो रहा, वो किससे हो रहा होगा, मशीन से। तो कॉटन ओपनर उसको कहते हैं। हम वहां मैनुअली कर लेते हैं, वहां वो किससे करते हैं, मशीन से। लेकिन जब ये काम होता है तो बड़े छोटे छोटे पार्टिकल उड़ते हैं। कभी महसूस कीजिएगा अगर ऐसा घर में हो रहा होगा तो आपको दिखता रहेगा व्हाइट व्हाइट करके छोटे, दैट इज वेरी हार्मफुल। मतलब लंग्स में जाकर के वो जमा हो जाता है, क्योंकि हम नाक से सांस ले रहे, लंग्स में बैठेगा। और कहा गया कि खास तौर पे ये वुमेन के लिए और बच्चों के लिए ज्यादा, सबका अलग अलग फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, तो उनके लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए उनको किसी भी शर्त पे वहां पे काम पे आप नहीं लगाएंगे। वहां पे सिर्फ कौन रहेगा, वहां पे अगर कोई रहेगा तो वो जो है वो हमारे आपके जैसे लोग रहेंगे। कहते हैं इनको जो है, ये जो है वो हमारे जो है वो पहलवान लोग हैं, इनको कुछ नहीं होगा, होगा लेकिन उनसे जो है वो इनको क्या होगा, कम नुकसान होगा। इसलिए हॉइस्ट एंड लिफ्ट्स। होस्ट बेसिकली जो है मैनुअली खींचने वाला लिफ्ट होता है, जो कोयला खदान वगैरह या फैक्ट्री वगैरह में ही इस्तेमाल होता है, जहां पे लोग लिफ्ट में चले जाते हैं, खुद से ऐसे ऐसे करते हैं। मतलब ये नहीं कि गए बटन दबाया तो वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, खुद नीचे जा रहे, फिर आना रहा तो क्या किया, उसमें क्या, तो वो ऊपर आ जाते हैं। यही चीज लिफ्ट है। कह रहे होस्ट और लिफ्ट ये प्रॉपरली क्या रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। वो नहीं कि न्यूज जो सुनते रहते हैं कि लिफ्ट बंद, इसमें इतने लोग बंद, बिजली गुल। ये किससे रिलेटेड प्रोविजन है, सेफ्टी मेजर से रिलेटेड प्रोविजन है। इतना ही नहीं है, हमने अभी तक में देखा क्या है, हमने अभी तक में जो देखा है वो है कि आप अगर किसी चीज को फैक्ट्री कहते हैं तो फैक्ट्री के लिए क्या क्या होना जरूरी है, और फिर उसके प्रोविजन में एक हमने क्या देखा, हेल्थ, और दूसरा हम क्या देख रहे हैं, सेफ्टी मेजर्स। अभी और भी प्रोविजन है, कितने देर काम करेगा, वुमेन वर्कर कितने देर काम करेंगे, चाइल्ड कितने देर काम करेंगे, छुट्टी जो है वो कितनी मिलेगी, पेड छुट्टी कितनी मिलेगी, ओवर टाइम के लिए क्या वेजेज मिलेगा। अगर एक खास नंबर से ज्यादा लोग काम करते हैं, क्या वहां कैंटीन होगा, रेस्ट रूम होगा, मेडिकल फैसिलिटी होगा। अगर कहीं वुमेन वर्कर ज्यादा काम करती है तो क्या वहां पे उनके लिए अलग से कुछ खास इंतजाम होगा। ये सारा कुछ हमें पढ़ना है, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, यहां तक का जो है वो सारा का सारा कुछ अच्छे से क्या कर लेंगे, एकदम अच्छे से जो है वो आप रिवाइज कर लेंगे। और जो लिखने वाला चीज मैंने बोला वो आज से ही करेंगे। एक होमवर्क की कॉपी आपकी बनेगी क्लास वर्क वाली क्लास में, आपको बुक दिया जाएगा, सिर्फ उसी बुक को पढ़ना रहेगा, और कोई भी बुक, कोई भी स्टडी मटेरियल, कुछ भी नहीं, कोई स्कैनर नहीं। इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन पेपर हम लोग क्लास में करेंगे, क्वेश्चन सीधे हम लोग देखेंगे, आंसर आपके कॉपी में और आपके जो है नोट्स में रहेगा। तो आप एक कॉपी यहां के लिए लाएंगे, जिन चीजों को मैं लिखने कहूंगा बस उसी को लिखेंगे, क्योंकि जैसे ही आपको बुक मिल जाएगा ये लिखने वाले चीज से आपको बहुत मुक्ति मिल जाएगी। सिर्फ कुछ पार्ट आपको लिखना पड़ेगा, ये नहीं पूरे के पूरे नहीं, ये सब आपके नोट्स में जो है क्या रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे। और घर के कॉपी में डेट डाल करके आप लिखेंगे। आज फैक्ट्री के बारे में आपने पढ़ा है, सेफ्टी मेजर्स पढ़ा है, और कौन सा पढ़ा है, हेल्थ के लिए। इन तीन चीज को खुद से पढ़ के अपने लैंग्वेज में आप क्या करेंगे, लिखेंगे। खास करके फैक्ट्री वाले पे जरूर लिखेंगे कि फैक्ट्री किस चीज को कहते हैं, और ध्यान से इसको जो है वो सोचिएगा कि इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन जो है वो रेज हो सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल आज की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका